नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पैरामेडिकल और नर्सिंग के नंबर 1 चैनल स्टडी विद रितेश में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बिहार पैरामेडिकल 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर करवाऊंगा, यानी टोटल 90 क्वेश्चनों का हम लोग एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बच्चों, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ठीक है। और क्लासेस पीडीएफ के लिए या एग्ज़ाम रेलेवेंट कोई भी जानकारी के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रितेश को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर एक क्लास का पीडीएफ, नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर दिए जाएंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा HNO3 के निर्माण में NH3 का ऑक्सीकरण कर NO के उत्पाद के लिए उत्प्रेरक क्या है? Ni या Cr2O3, Pt या V2O5? जल्दी से बताइएगा बच्चों। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा जा चुका है और काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो जी हाँ बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्लेटिनम। देखिए इस क्वेश्चन में क्या रहा है, तो इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि बच्चों, जो ओस्टवाल्ड प्रक्रम है यानी जो विधि है, इसमें जो HNO3 बनता है वो किस प्रकार बनता है, यानी इसमें कौन से उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, इसमें जो है प्लेटिनम उत्प्रेरक यानी प्लेटिनम कैटलिस्ट का यूज किया जाता है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। चलिए इसके बाद आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला प्रश्न है, वास्तविक विलयन में कणों का आकार क्या होता है? कणों का आकार क्या होता है? वास्तविक विलयन में जो कणों का आकार होता है वो क्या होता है? यानी 50 एंगस्ट्रॉम से कम होता है, या 5 एंगस्ट्रॉम से कम होता है, या 50 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा होता है कणों का आकार, या 1 एंगस्ट्रॉम से कम होता है। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन तो वैसे तो सही है, लेकिन इसमें जो भी ऑप्शन दिए गए हैं ना, ये चारों ऑप्शन गलत है, ठीक है। ये चारों ऑप्शन गलत है। आपको बता दें कि वास्तविक विलयन में जो कणों का आकार होता है वो या तो 10 के पावर -9 मीटर होगा, या फिर 1 नैनोमीटर होगा, या फिर 10 एंगस्ट्रॉम से कम होगा, ठीक है। तो वास्तविक विलयन में जो कणों का आकार होता है 3 तरह से हो सकता है, या तो 10 के पावर -9 मीटर, ठीक है, या फिर 1 नैनोमीटर, या फिर 10 एंगस्ट्रॉम से कम हो सकता है कणों का आकार वास्तविक विलयन में, ठीक है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब अगला प्रश्न आ चुका है, तुल्यांकी चालकता की यूनिट है। तुल्यांकी चालकता की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? ओम इनवर्स, या सेंटीमीटर स्क्वायर, या इक्विवेलेंट इनवर्स, या ओम का पावर -2, या सेंटीमीटर स्क्वायर, या इक्विवेलेंट इनवर्स, या ओम सेंटीमीटर स्क्वायर, या इक्विवेलेंट इनवर्स, या फिर ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, या इक्विवेलेंट इनवर्स? जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, बिल्कुल फास्ट सभी बच्चे बताएंगे। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूनिट से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके पैरामेडिकल में। तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए, देन आपका आंसर सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होता है? तो ये होता है ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न है, सी की H2SO4 के साथ अभिक्रिया का उत्पाद है, यानी जब कार्बन जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा? CO, या CO प्लस SO3, या CO2 प्लस SO2, या CO2 प्लस H2O2? जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, बिल्कुल फास्ट बताएंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि जब कार्बन जब जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा? तो देखिए किस चीज़ का निर्माण करेगा? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे CO2 का निर्माण होगा, प्लस में SO2 का निर्माण होगा, प्लस में वाटर भी बनेगा। यानी जब कार्बन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन बनेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। तो देखिए, तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, तो CO2 प्लस SO2। जी हाँ, देख रहे हो ना, यहाँ पे CO2 प्लस SO2 का निर्माण हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, कांसे में यह धातु 50% से अधिक मात्रा में होती है। कांसे में बच्चों कौन सी धातु जो है 50% से अधिक मात्रा में होगी? Sn यानी टीन, Fe यानी आयरन, Mn यानी मैग्नीज, Cu यानी कॉपर? जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। तो जी हाँ बच्चों, देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कॉपर होगा। कैसे होगा? तो देखिए, कांसा जो है
ये किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? तो आपको बता दें कांसा जो है ये कॉपर और टीन इन दोनों धातुओं का मिश्रण होता है। अब देखिए कॉपर जो है बच्चों इसमें 88% रहता है कांसे में, और टीन जो है 12% रहता है। तो आप ही बताइए कौन सी धातु 50% से अधिक है? तो यही है ना कॉपर, तो कॉपर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न है कौन एक लुईस अम्ल है? देखिए ये एक थ्योरी है लुईस अम्ल और लुईस क्षार। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो लुईस अम्ल होगा, देखिए इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, तो आपको एग्जाम्पल याद रखने होते हैं बच्चों। तो देखिए लुईस अम्ल में BF3 आ जाएगा, AlCl3 आ जाएगा, Mg+2 और Na+4 जाता है। ठीक है, तो ये सभी हमारे लुईस अम्ल के उदाहरण हो जाएंगे। तो देखिए तो दिया हुआ है क्या इसमें से? ऑफ कोर्स AlCl3 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा लुईस अम्ल के एग्जाम्पल। लुईस क्षार के भी एग्जाम्पल देख लीजिए, ये भी आ रखा है क्वेश्चन में, दोनों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आगे भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है लुईस क्षार का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा, NH3 हो जाएगा बच्चों, OH- हो जाएगा, Cl- हो जाएगा। तो ये सभी लुईस क्षार के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न है आइसोपेंटेन में कितने द्वितीयक कार्बन परमाणु होते हैं? 1 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं या 4 होते हैं? तो बच्चों आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए, हमेशा याद रखना है कि आइसोपेंटेन में जो है एक है ना, आइसोपेंटेन में एक जो है द्वितीयक कार्बन परमाणु की संख्या होती है। ठीक है, आइसोपेंटेन में जो है एक द्वितीयक कार्बन परमाणु की संख्या होती है। देखिए आइसोपेंटेन का अगर स्ट्रक्चर का बात करें तो ये कुछ इस प्रकार से होगा बच्चों। देखिए यहाँ पर मैं आपको स्ट्रक्चर बनाकर दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर CH हो जाता है ना, और यहाँ से सिंगल बॉन्ड CH3, और फिर सिंगल बॉन्ड जो है देखिए अच्छे से बना देता हूँ, यहाँ पे देखिए CH हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड CH3, फिर यहाँ से सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, और फिर यहाँ से सिंगल बॉन्ड CH2 और फिर यहाँ से सिंगल बॉन्ड CH3। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि सर द्वितीय कार्बन परमाणु क्या होता है ना। यहाँ से काफ़ी बच्चे पूछेंगे कि सर ये द्वितीय कार्बन परमाणु क्या है? तो बोल सकते हो वैसे कार्बन परमाणु जो प्रत्यक्षता दो अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, यानी दो अन्य, जैसे ये था CH, तो ये देखिए 2 से जुड़ा हुआ है कि नहीं, है ना। यहाँ पर भी देखिए 2 से जुड़ा हुआ है ना। तो इस तरह से समझ सकते हो कि यहाँ पे डायरेक्ट आप याद भी रख सकते हो कि आइसोपेंटेन में जो द्वितीय कार्बन परमाणु की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न है C2H5COOAg + Br2। ठीक है, यानी यहाँ पे इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम लोग बच्चों यहाँ पर सिल्वर प्रोपेनॉइड का रिएक्शन करवाएंगे ब्रोमीन डाइब्रोमीन के साथ, किसकी प्रेजेंस में? CCl4 की उपस्थिति में, तब हमको क्या उत्पाद मिलेगा? बताना है क्या उत्पाद मिलेगा, क्या प्रोडक्ट मिलेगा? C2H6 मिलेगा या C2H5Br मिलेगा या C2H5OH मिलेगा या C2H4 मिलेगा? बिल्कुल फास्ट। तो जी हाँ बच्चों, हमको इस कंडीशन में क्या मिलेगा? हमको ब्रोमोएथेन मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्रोमोएथेन, यानी ऑप्शन नंबर जो है क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, ब्रोमोएथेन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? C2H5Br। ठीक है, तो आप लोग देख भी सकते हो, रिएक्शन करवाया गया है। ठीक है, तो आप लोग इस रिएक्शन को समझ सकते हो। ठीक है, फिलहाल जो है मैं किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, अगर ज़्यादा डिटेल में जाता हूँ तो वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो सकता है। ठीक है, वैसे भी इन सब क्वेश्चनों को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ केमिस्ट्री वाली सीरीज़ में, तो आप लोगों ने अगर वो केमिस्ट्री का वीडियोस नहीं देखा प्रीवियस ईयर का, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग हर एक केमिस्ट्री का वीडियो देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर करवाए गए हैं सेपरेट। ठीक है, फिलहाल जो है बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है कौन एक C4 प्रकाश संश्लेषी पथ का उपयोग करता है? बताना है, धान, आलू, गेहूँ या बाजरा? बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट। C4 प्रकाश संश्लेषित पथ का प्रयोग कौन करता है? तो बच्चों ये करता है बाजरा। ठीक है, डायरेक्ट याद रख लेना है बाजरा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब जो है अब हम लोग जीव विज्ञान के कुछ क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो चलिए प्रश्न है कौन एक C4 प्रकाश संश्लेषी पथ का उपयोग करता है? बताना है सभी बच्चे को। यहाँ पर कौन जो है जो C4 प्रकाश संश्लेषी पथ का उपयोग करेगा? धान, आलू, गेहूं या बाजरा? बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट बताएंगे सभी बच्चे।
हाँ जी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी बाजरा। तो आपको याद रखना है यहाँ पे बाजरा, ठीक है, याद रखना है बच्चों, बाजरा जो है C4 प्रकाश संश्लेषी पद का प्रयोग करता है। चलिए अगला प्रश्न है, आकाश और रंग की व्याख्या करना किसका काम है, किसका काम है ये, फ्रंटल खंड का या टेम्पोरल खंड का या पैराइटल खंड का या अनुकपाल खंड का। बिल्कुल फास्ट जवाब देना है सभी को, जल्दी आंसर कीजिए बच्चों। तो जल्दी से बताना है, आकार और रंग की व्याख्या करना किसका काम है। तो जी हाँ बच्चों, ये किसका काम है, अनुकपाल खंड का, ठीक है, किसका, अनुकपाल खंड का। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑसिपिटल लोब, ऑसिपिटल लोब भी कहते हैं इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑसिपिटल लोब, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है, मस्तिष्क का अनुकपाल खंड जो है ये आकार तथा रंग की व्याख्या करता है, ठीक है। हाँ जी, तो मस्तिष्क का अनुकपाल खंड जो है ये आकार यानी शेप और कलर्स की व्याख्या करता है, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न है, मनुष्य में प्रतिरक्षा ग्लोब्यूलिनों को कितने वर्गों में समूहित किया गया है, यानी बांटा गया है, 2 वर्गों में, 4 वर्गों में, 5 वर्गों में या 3 वर्गों में। जल्दी से बताना है। हाँ जी, सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे बिल्कुल फास्ट। तो जी हाँ बच्चों, 5 वर्गों में बांटा गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो मनुष्य में जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स है ना, वो 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, जब ऑक्जेलिक अम्ल श्वसन में प्रयोग किया जाता है तो श्वसन का भागफल होता है। बच्चों, जब ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग जो है रेस्पिरेटरी में करेंगे, श्वसन में करेंगे, तो इसका श्वसन भागफल हो जाता है, कितना हो जाता है, 4, 2, 3 या 1। देखिए क्वेश्चन आ रखा है बच्चों, आपको बताना है, काफ़ी क्वेश्चन जो हैं बायोलॉजी में रिपीट होते हैं। तो जी हाँ बच्चों, इसका जो भागफल होता है वो कितना होता है, वो 4 होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। तो जब ऑक्जेलिक अम्ल श्वसन में प्रयोग किया जाता है तो इसका जो भागफल हो जाता है वो 4 हो जाता है। चलिए इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, जिन कोशिकाओं में चिकनी अंतःद्रव्य जालिका होती है वह इसका निर्माण बड़ी मात्रा में करती है। तो किसका निर्माण बड़ी मात्रा में करेगी, लिपिड का, न्यूक्लिक अम्ल का, प्रोटीन का या पॉलीसेकेराइड का। जल्दी से बताना है, यानी जिन कोशिकाओं में चिकनी अंतःद्रव्य जालिका होती है तो वो किस चीज़ का निर्माण काफ़ी अत्यधिक मात्रा में करेगी। तो बच्चों वो लिपिड की मात्रा है ना, लिपिड की मात्रा जो है इसका निर्माण अधिक मात्रा में करेगी, है ना, लिपिड की मात्रा का निर्माण जो है अधिक मात्रा में करेगी जब चिकनी अंतःद्रव्य जालिका होती है, ठीक है। चलिए इसके बाद आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न है आपका, मोम होता है, क्या होता है, एस्टर होता है, एमीन होता है, ईथर होता है या हाइड्रोकार्बन होता है। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे यहाँ पे। हाँ जी, सभी बच्चे इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब देंगे। मोम क्या होता है, मोम क्या है। हाँ जी, तो यहाँ पे देखिए, मोम जो होता है बच्चों, आपको बता दें, मोम जो होता है ये वशीय अम्लों के एस्टर होते हैं, है ना। यहाँ पे मोम जो है लिख सकते हो, मोम जो है बच्चों, मोम ये वशीय अम्लों के एस्टर होते हैं, वशीय, ये जो है वशीय अम्लों के एस्टर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न आ गया है, डीएनए में कंसंट्रेशन ऑफ एडेनिन प्लस कंसंट्रेशन ऑफ ग्वानिन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ थाइमिन प्लस में कंसंट्रेशन ऑफ साइटोसिन। इस चीज़ की खोज किसने की थी डीएनए में, क्रिक ने की थी, कैंडू ने की थी, वाटसन ने की थी या चारगाफ ने की थी। बिल्कुल फास्ट बताना है। ये ए क्या है, ये हमारा एडेनिन है, जी क्या है, ग्वानिन है, टी क्या है, थाइमिन है और सी क्या है, साइटोसिन है। तो ये आप सभी जानते होंगे, पढ़े होंगे आप लोग। तो इस चीज़ की जो खोज है डीएनए में किसके द्वारा किया गया था, चारगाफ के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, कौन एक परजीवी प्रोटोजोआ है। परजीवी प्रोटोजोआ बताना है आपको बिल्कुल फास्ट, तो जल्दी बताइए बिल्कुल फास्ट। देखिए यहाँ पे बच्चों बात करेंगे परजीवी। तो परजीवी क्या होता है, परजीवी का मतलब होता है वह जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं भोजन के लिए या फिर आवास के लिए, उनको परजीवी कहते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है ऐसा कौन सा एक परजीवी प्रोटोजोआ है।
हाँ जी, अमीबा हो जाएगा या फिर जियाड्रिया हो जाएगा, यूग्लेना हो जाएगा या साइकन। तो जी हाँ, जियाड्रिया, जियाड्रिया जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं जियाड्रिया, देन आपका आंसर सही है। ठीक है, हाँ जी हाँ जी। तो जियाड्रिया जो है एक परजीवी, तो यहाँ पे जियार्डिया जो है एक परजीवी प्रोटोजोआ होता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, इसमें पत्तियां भोजन व जल संग्रह करती है। किस चीज में जो पत्तियां जो हैं भोजन व जल को संग्रह करेगी? बरगद के पेड़ में, या गवार पट्टा, या प्याज, या नागफनी? जल्दी से बताएंगे किसमें जो पत्तियां हैं जो भोजन व जल दोनों को स्टोर करेंगी। तो जी हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गवार पाठा। गवार पाठा यानी जिसको एलॉय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलॉय बोलते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है एलॉय में जो पत्तियां हैं ये भोजन व जल का संग्रह करती है। ठीक, चलिए बच्चों, अब हम लोग फिजिक्स यानी भौतिकी के क्वेश्चनों को करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, 40 ग्राम एल्युमिनियम की ऊष्मीय क्षमता क्या होगी यदि स्पेसिफिक हीट आपको दिया हुआ है 0.2 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है, अब देखिए उसमें क्षमता निकालने का एक फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझना है हर एक न्यूमेरिकल को। ऊष्मीय क्षमता यानी जिसको हम लोग डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और डेल्टा क्यू बराबर होता है एम गुने एस। यानी एम क्या है? मास है, एस क्या है? स्पेसिफिक है। चलिए मास कितना दिया हुआ है देखो, तो 40 ग्राम दिया हुआ है, तो 40 कर दीजिए, 40 ग्राम कर दीजिए। ठीक है, और फिर गुना में एस क्या है? स्पेसिफिक हीट है, कितना दे रखा है? 0.2 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन दे रखा है ना, 0.2 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन दे रखा है। अब देखिए ग्राम से तो ग्राम खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट से एक जीरो भी खत्म हो गया, तो क्या 4 दूनी 8, तो 8 कैलोरी पर केल्विन इतना आया। तो अब देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं कि 8 तो लिख लेना है। अब यहाँ 1 कैलोरी जो है कितने जूल के बराबर होता है? 1 कैलोरी जो है कितने जूल के बराबर होता है? तो आप लोग बोलिएगा ना सर यहाँ पे 1 कैलोरी जो है कितने जूल के बराबर होगा? तो ये 4.2 जूल के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे गुना में 4.2 कर लेना है, 4.2 जूल और पर केल्विन कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 4.2 में 8 से गुना कीजिए, 4.2 में जब 8 से गुना कीजिएगा तो 33.6 जूल पर केल्विन। ठीक है, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, केल्विन ही होगा। ठीक है, क्योंकि विशिष्ट उष्मा में भी केल्विन दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 33.6 जूल पर केल्विन, है ना, जूल पर केल्विन होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न है, दो ध्वनि तरंगों के मध्य कलांतर 60 डिग्री है, तो पथांतर क्या होगा? ठीक है, तो देखिए कलांतर यानी थीटा, यहाँ पे ध्यान से समझना है बच्चों। कलांतर, कलांतर यानी इसको हम लोग थीटा बोल सकते हैं, और थीटा बराबर दे रखा है आपको 60 डिग्री। ठीक है, और इस 60 डिग्री को जो है बच्चों हम ना पाई के अगर रूप में लिखेंगे तो इसको कितना लिख सकते हैं? इसको जो है पाई/3 लिख सकते हैं। इतना तो आपको पता होगा। यानी कलांतर यानी थीटा बराबर जो है हमको 60 डिग्री दे रखा है, और 60 डिग्री को हम लोग पाई/3 के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि पाई/3 के रूप में इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि पाई का वैल्यू होता है 180, और 180 में 3 से भाग देंगे तो वही 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इतना तो आप सभी जानते होंगे बच्चों, है ना। अब आपको देखिए, अब आपको एक चीज़ बताना है, यहाँ पे चीज़ क्या बताना है कि कलांतर और पथांतर के बीच क्या रिलेशन होता है। तो इसका एक सूत्र होता है, यानी कलांतर बराबर में 2 पाई अपॉन में लेमडा गुने में पथांतर, ये सूत्र होता है। ठीक है, ये क्या होता है? सूत्र होता है। कलांतर कितना दिया हुआ है? पाई/3, तो पाई/3 कर दीजिए, और बराबर में 2 पाई अपॉन लेमडा और गुने में पथांतर जो कि निकालना है आपको। ठीक है, तो यहाँ से देखिए पाई से पाई ख़त्म हो जाएगा ना, और ये जो लेमडा है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर इधर आ जाएगा लेमडा, और बटा में 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, और ये बराबर में पथांतर आ गया। तो पथांतर बराबर में कितना आ जाएगा? लेमडा/6। तो लेमडा/6 जो है आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आया है सबका। तो जी हाँ बच्चों, आया होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी इस प्रकाश के लिए उच्चतम होगी। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो किस प्रकाश के लिए उच्चतम होगी? नीला, पीला, लाल या हरा? जल्दी से बताना है सभी को। सभी बच्चे बताएंगे उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है किस प्रकाश के लिए उच्चतम होती है। तो जी हाँ बच्चों, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो लाल प्रकाश के लिए अधिकतम होती है, ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है
आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन सी लाल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, n एक समान प्रतिरोध पहले श्रेणी क्रम में जोड़े गए तथा फिर समानांतर क्रम में जोड़े गए, इसके सर्वाधिक तथा निम्नतम प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो प्रत्येक प्रतिरोध का जो मान है यहाँ पे, प्रत्येक प्रतिरोध का जो मान है बच्चों वो क्या है, आर है। ये बोल रहा है ना, एक समान का प्रतिरोध लीजिए और इसको एन टर्म तक ले जाना है, इसको एन टर्म तक ले जाना है और पहले तो श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे ना तो ये आर इक्वेलेंट क्या आ जाएगा, आर इक्वेलेंट बराबर में आ जाएगा बच्चों एन इंटू आर। ठीक है, ध्यान से समझना, एन इंटू आर आता है। ठीक है, यानी जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब। ठीक है, और जब इसको समानांतर क्रम में जोड़ेंगे, है ना, जब समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो कुल प्रतिरोध यानी आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आर बटा एन आ जाएगा। ठीक है, आर बटा एन आ जाएगा, यानी प्रत्येक प्रतिरोध है आर ओम का है। तो अगर इसको पहले श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे आर इक्विवेलेंट तो एन आर आ जाता है, और इसको समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो ये आर बाई एन आएगा। ठीक है, और ये होता है बच्चों आपका अधिकतम। ये क्या होता है, अधिकतम होता है। ये मैंने आपको डिटेल्स में बताया था पेड क्लास वाली वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि ये एन आर कैसे आया और ये आर बाई एन कैसे आया। फिलहाल अभी आप लोग इतना ही समझ लीजिए कि यदि आर ओम का प्रतिरोध है, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे अगर एन तक गया है ना, तो आर इक्वेलेंट बराबर एन आर हो जाएगा, और समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो ये आर इक्वेलेंट बराबर क्या आ जाएगा, आर बाई एन आ जाएगा। और ये न्यूनतम होता है, ये हमेशा न्यूनतम होता है। तो आपको अधिकतम तथा न्यूनतम के बीच का रेशियो बताना है, यानी एन आर बटा में आर बटा एन। तो आर बटा एन करेंगे तो एन तो ऊपर चला जाएगा, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो एन गुने एन कितना हो जाएगा, ये एन स्क्वायर। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए किसी उपग्रह के लिए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होता है। तो देखिए, आपको बता दें, यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि उपग्रह की गतिज ऊर्जा क्या होती है तथा स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उपग्रह की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये क्या होता है बच्चों, तो ये होता है कैपिटल जी इंटू में एम और फिर इंटू में स्मॉल एम और अपॉन में 2r। ठीक है, और उपग्रह की जो है बच्चों यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, तो वो होती है स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल जी इंटू में कैपिटल एम इंटू में स्मॉल एम। ठीक है, ये होती है। तो इन्हीं दोनों के बीच का रेशियो आपको बताना है। तो देखिए सॉल्व कर दीजिए, यानी ये क्या हो जाएगा, यहाँ से बोल सकते हो कैपिटल जी इंटू में कैपिटल एम इंटू में स्मॉल एम अपॉन में 2r हो जाएगा, और फिर रेशियो निकालना है ना, यानी रेशियो यानी यही निकालना है। ठीक है, तो भाग दे दोगे, के में पी से भाग दोगे और इसमें से भाग दे दोगे, इसको इससे भाग दे देना। ठीक है, तो ये गुने में हो जाएगा, गुने में हो जाएगा, है ना बच्चों। ये चीज़ आपका क्या हो जाएगा, हाँ ये चीज़ जो है अब आपका गुना में हो जाएगा, तो ये आर जो है ऊपर आ जाएगा, ये आर ऊपर में आ जाएगा, और ये अपॉन में कैपिटल जी इंटू में कैपिटल एम इंटू में स्मॉल एम। ठीक है, हो जाएगा, तो ये से ये कट जाएगा, स्मॉल आर से स्मॉल आर कट जाएगा, तो 1/2। जी हाँ, 1/2 जो है आपको मिल गया इन दोनों के बीच का अनुपात। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न है, एक कण विराम अवस्था से आरंभ कर 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान है, वह तीसरे सेकंड में कितनी दूरी चलेगा। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको मोशन टॉपिक के अंतर्गत एक टाइप बताया हुआ था कि जब टाइम एन के टर्म में दिया हो, जब टाइम एन के टर्म में दिया हो दूरी निकालने को कहे तो किस सूत्र का यूज करते थे हम लोग, एस एन बराबर में u प्लस ए बाई 2 इंटू में 2n-1। ठीक है, अब देखिए एक कण है, ठीक है, पहले विराम अवस्था में था बच्चों। एक कण जो है अगर विराम अवस्था में है, दुनिया की हर एक वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो u बराबर 0 ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है ये चलना स्टार्ट करती है और ये 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान में आ जाती है, यानी a बराबर मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट होता है, त्वरण का, यानी ए भी आपको दे दिया है 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे जो टाइम है वो एन के टर्म में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, देखो तीसरे सेकंड बोल रहा है, तो टाइम जो है एन के टर्म में दिया हुआ है यानी तीसरे है। ठीक है, तीसरे सेकंड दे रखा है, बस बना दीजिए आपका आंसर आ जाएगा।
अब देखिए आपको निकालना क्या, दूरी निकालनी है यानी एस एन निकालना है। बराबर में यू कितना है 0 है, प्लस में ए कितना है 4/3 है, ठीक है, और बटा में ये 2 हो जाएगा, और इंटू में 2, एन कितना है 3 है, माइनस में 1, ठीक है। तो यहाँ से एस एन बराबर में 0, ठीक है, और प्लस में अब ये देखिए 4/3 और गुने में 1/2 हो जाएगा, है ना। अब 2 3 अच्छा और 6 में से 1 जाएगा तो 5, ठीक है। तो इसको काटिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो एस एन बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 2 में 5 से गुना कीजिए 10 और बटा में 3 बचा, तो 10/3 मीटर। तो आप ही बताइए ऑप्शन नंबर क्या होगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो है आपके इस क्वेश्चन का बी आंसर हो जाएगा। बी, क्या बात है, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों, एक बार जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट करना है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। हाँ जी, समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है वर्क पावर एनर्जी से है। क्वेश्चन है, दो पिंड जिनके द्रव्यमान m तथा 4m है और गतिज ऊर्जा समान दे रखी है, तो उसका रेखीय संवेग का अनुपात क्या होगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा समान है तो हम लोग इसकी तो बात करेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन द्रव्यमान जो है ये अलग अलग दे रखा है। दो वस्तुएं हैं, दो पिंड हैं, एक का द्रव्यमान m दे रखा है, दूसरे का 4m दे रखा है, ठीक है, और संवेग के बीच बताना है, संवेग का अनुपात बताना है। तो आप लोग मुझे ये बताओ, द्रव्यमान और संवेग के बीच क्या रिलेशन होता है। अगर ये मालूम है देन क्वेश्चन बन जाएगा। तो बच्चों आपको बता दें, ये मोमेंटम जो है इसको p से डिनोट करते हैं, तो ये p² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, m के, ठीक है, यानी p² यानी मोमेंटम का स्क्वायर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा m के। p क्या है, मोमेंटम है, m क्या है, मास है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ऐसे बोल सकते हैं p डायरेक्टली प्रोपोर्शनली √ में m, बोल सकते हैं, ऑफकोर्स बोल सकते हैं। अब यहाँ से देखिए दो वस्तुएं हैं ना, तो दोनों का मोमेंटम के बीच अनुपात बताना है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ना P1/P2, और बराबर में ये लिख सकते हैं, दो वस्तुओं का मास दिया हुआ है इसलिए √ में m1/m2 ऑफकोर्स लिख सकते हैं। तो P1/P2 बराबर में, अब पहली वस्तु का मास कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है, दूसरी वस्तु का मास कितना दिया है, 4m दिया हुआ है, तो m से m काट दो, तो यहाँ से P1/P2 कितना आया, √ में 1/4, तो P1/P2, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √1/4 को 1/2 लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। तो आप ही बताइए उनके बीच संवेगों का अनुपात कितना आया। P क्या है, संवेग ही था ना, तो इनके बीच संवेगों का अनुपात कितना आया, तो 1/2, 1/2 को हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न है, पानी का संपीड़न 4 × 10⁻⁵ पर वायुमंडल दाब है, इसके 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में कितनी कमी होगी यदि 100 वायुमंडलीय दाब लगाया जाए। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन है संपीड़न वाला और इसमें पूछे कितनी कमी होगी और आपको वायुमंडलीय दाब भी दे दे, तो इन सब के बीच एक रिलेशन होता है, एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको याद रखना है बच्चों, संपीड़न बराबर, देखिए लिखना है संपीड़न बराबर जो है ΔV/में P/V होता है, ठीक है। तो संपीड़न दे रखा है, ΔV यानी डिफरेंस, कमी एक तरह से, है ना, कितने की कमी होगी, और P क्या है, प्रेशर है, और V क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए संपीड़न कितना दे रखा है, 4 × 10⁻⁵, ठीक है, और बराबर में ΔV जो कि निकालना है, और P कितना है, प्रेशर, तो देखिए 100 वायुमंडलीय दाब लगाया जाता है तो 100 कर देना है, और गुने में V कितना है, ये भी 100 है, ठीक है। तो इतने को सॉल्व कर लीजिए, ये आपका काम है, ये आपका काम है बच्चों। जब इतने को सॉल्व कीजिएगा तो ΔV जो है हमारा आ जाएगा 0.4 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब इसके बाद जो है हम लोग मैथमेटिक्स का सेक्शन देखेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन है, A, B और C एक कार्य को क्रमशः 24, 5 और 12 दिनों में पूरा करते हैं, साथ साथ काम करने पर वह इसको कितने दिनों में पूर्ण करेंगे। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, सबसे ईजीएस्ट टाइप माना जाता है। तो देखिए A जो है किसी कार्य को करने में 24 दिन का समय लिया, B उसी कार्य को 5 दिनों में करता है, C उसी कार्य को 12 दिनों में करता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, टोटल वर्क निकाल लेते हैं, कुल कार्य।
तो कुल कार्य कैसे निकालोगे, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, वही हमारा कुल कार्य हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 120। अब ए का एक दिन का कार्य निकालिए, बी का और सी का, इन तीनों का एक एक दिन का कार्य निकालिए। कैसे निकालोगे, यानी 120 में 24 से भाग दोगे तो ए का एक दिन का कार्य निकल जाएगा, यानी 5। ठीक है, उसी प्रकार बी का भी निकालिए, यानी 120 में 5 से भाग दीजिए तो 24 आएगा, तो बी का भी निकल गया एक दिन का कार्य। ठीक उसी प्रकार सी का भी निकाल सकते हो, 120 में 12 से भाग दोगे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमको डे निकालना है कि भाई कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा सब, है ना। तो टोटल कार्य कितना 120 है, तो 120 को ऊपर करना है और बट्टा में इन तीनों का जो एक दिन का कार्य है तीनों को जोड़ दीजिए और 120 में से भाग लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा बताइए। हाँ जी, हाँ जी बताइए, यानी 5 और 24 29 और 29 और 10 39। ठीक है, अब इसको 3 के पार से काटिए, 13 बार में चला जाएगा, इसको भी काटिए 40 बार में चला जाएगा। तो डेज कितना आ जाएगा 40/13। इसको पूर्णांक में कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा पूर्णांक में, इसको तोड़िए तो 13 3 39 और 39 में एक जोड़ेंगे तो 40। तो 3 पूर्णांक 1/13 दिया हुआ है। ऑफकोर्स ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अब इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक बंदर एक पोल पर 71 मिनटों में 6 मीटर चढ़ता है और 3 मीटर नीचे खिसक जाता है। यदि पोल 60 मीटर लंबा हो तो बंदर को उसके शीर्ष पर पहुंचने में कितना मिनट लगेगा। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 71 मिनट का मतलब समझते हो, 71 का मतलब 1 मिनट चढ़ा होगा, यानी 1 मिनट ये 6 मीटर चढ़ता है और फिर दूसरे मिनट में 3 मीटर नीचे खिसक के आ जाता है, यही 71 मिनट का मतलब हुआ। ठीक है, यानी देखिए 1 मिनट में वो 6 मीटर चढ़ा, ठीक है, और फिर अगले ही मिनट में वो 3 मीटर नीचे भी आ जाता है, तो 1 और 1 2 मिनट हो गया। तो 2 मिनट में ये कितना चढ़ा, तो 3 मीटर चढ़ा होगा। ठीक है, 3 मीटर चढ़ा, लेकिन इसको अभी चढ़ना है 60 मीटर। तो 60 के आसपास जो संख्या है, जैसे 54 हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 54 बनाइए, यानी 3 है। अब 3 में कौन सी संख्या से गुना करें कि ये 54 हो जाएगा, तो 18 से गुना करेंगे। 18 से गुना करेंगे तो यहाँ पर भी जो है हम लोग 18 से गुना कर देंगे। ठीक है, 18 से यहाँ पे अगर हम लोग गुना करते हैं, है ना, 18 से अगर यहाँ पे गुना करेंगे बच्चों तो यहाँ पर भी 18 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 18 दूनी 36 मिनट हो जाएगा। अब 36 मिनट में कितना चढ़ा, तो 18 थिया 54 मीटर चढ़ा। लेकिन अभी भी जो है ना, इसको बोला गया है कि 60 मीटर तक चढ़ना है, 60 मीटर लंबा इसको चढ़ना है। ठीक है, तो यानी +6 अभी और चढ़ेगा, +6 मीटर अभी और चढ़ना बाकी है। ठीक है, तो अब एक चीज़ बताइए, है ना, यहाँ पर तो +6 कर दिए, यहाँ पर तो +6 नहीं ना कर सकते हैं, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे। देखिए आपको बता दें 60 सेकंड का इसको समय लगता है 6 मीटर चढ़ने में, यानी 1 मिनट यानी वही 60 सेकंड, तो 60 सेकंड का समय लगा 6 मीटर चढ़ने में। ठीक है, तो इसको अभी 6 मीटर अभी और चढ़ना है, तो 6 मीटर और चढ़ने में कितना समय लगेगा, देखिए 6 से 6 कैंसिल, तो 60 ही सेकंड बचा, यानी 60 सेकंड 1 मिनट, यानी प्लस में 1 और ऐड कर देंगे इसमें। ठीक है, तो अब हो जाएगा ये 36 + 1 37, तो 37 मिनट में, अब जाके 37 मिनट में ये 60 मीटर लंबे पोल पर चढ़ पाएगा, यानी 60 मीटर लंबे पोल पर चढ़ने में इसको जो समय लगेगा वो 37 मिनट का लगेगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न है, एक वर्ग का जो क्षेत्रफल है उस वर्ग के क्षेत्रफल से 4 गुना अधिक है, जिसकी भुजा 25 मीटर है, तो उस वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, वर्ग का क्षेत्रफल दे दे और बोले कि उस वर्ग का क्षेत्रफल इतना गुना अधिक है ना, जिसकी भुजा इतनी मीटर है, और वर्ग की भुजा की लंबाई पूछे लास्ट में, तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, हम बता देते हैं आपको। इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, ध्यान से समझना है। यहाँ पे क्या निकालना है, वर्ग की भुजा की लंबाई, यही निकालना है ना, वर्ग की भुजा की लंबाई। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, देखिए अंडर रूट में अब ये कितना गुना बोला है, 4 गुना बोला है ना, यहाँ पे 4 कर दीजिएगा। ठीक है, और फिर गुना में यहाँ पर भुजा जो है कितने मीटर दे रखा है, 25 दे रखा है, तो यहाँ पे 2 बार उसको लिख लीजिएगा, गुना में जैसे 25 कर देना है, फिर गुना में 25 कर देना है। ठीक है, तो अब यहाँ से कितनी आ जाएगी वर्ग की भुजा की लंबाई, तो देखिए अब इसको, ये वर्गमूल 4 है, तो वर्गमूल 4 जो है किस संख्या का होता है, 2 का होता है, और यहाँ पे 25 × 25 है, तो एक 25 बाहर आ जाएगा, तो आप जानते ही हो, तो लंबाई कितनी आ गई, लंबाई जो है 25 दूनी 50, तो 50 मीटर। ये जो है शॉर्ट ट्रिक है,
आप लोग इस शॉर्ट ट्रिक की मदद से ऐसे क्वेश्चनों को बना सकते हो। अगर बोले 2 गुनी तो यहाँ पर 4 की जगह 2 कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ, अगर 3 गुनी का है तो यहाँ पे 4 की जगह 3 गुनी कर दीजिएगा। इसी तरह से जो है इस क्वेश्चन को बना सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज से है। देखिए क्वेश्चन है, एक आदमी अपने मूलधन का 1/3 और 1/4 सरल ब्याज पर 7% और 8% की दर से लगाता है। बाकी 10% सरल ब्याज पर यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपये है तो उसका मूलधन क्या है, मूलधन बताना है, ठीक है। तो आप लोग जानते हो सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है क्या होता है, P/R/T/100, ठीक है। ये तो सूत्र होता है, आप सभी को मालूम होगा। तो देखिए मूलधन का बोल रहा है, मूलधन यानी P, तो P का 1/3, मूलधन का 1/3 और रेट कितना है, देखिए पहले वाले के लिए 7% दे रखा है, ठीक है। तो 7% को हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है फिर वो मूलधन का 1/4 है ना। अब इसके बाद जो है वो मूलधन का यानी P का 1/4 और इस पर रेट कितना रखा है, वो 8% का रेट लगाता है ना। तो 8/100 हो जाएगा। और फिर बोल रहा है अब बाकी, बाकी यानी शेष। तो शेष कहने का मतलब क्या है, एक में से ही घटाओगे, 1-3 और -1/4 को, वही तो हमारा शेष होगा, ऑफकोर्स शेष होगा। तो मूलधन का शेष यानी P और फिर यही चीज़ शेष, शेष का मतलब समझते हो ना, एक में से घटा लेना है 1/3 को और 1/4 को। तो एक में से अब यहाँ पे यानी P गुने हो जाएगा 1 - 1/3 - 1/4, ठीक है। और ये जो है हाँ इतना कर दिए, और शेष का जो है 10% ब्याज लगाता है, 10% रेट रखा है। यानी मूलधन तो इतना ही है, P है, और P का शेष इतना आ गया, और इसके लिए जो है रेट कितना दे रखा है, 10% ब्याज दे रखा है ना। 10% रेट दे रखा है, तो गुने में 10, गुने में क्या करेंगे 10 और परसेंटेज हटाएंगे, बटा में 100 आ जाएगा। और ये बराबर हो जाता है किसके, 561 रुपये के। तो 561 कर देना है, ठीक है। हाँ जी, अब इतने को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। इतने को सॉल्व कर लो, आपको जो है यहाँ पे पता चल जाएगा P बराबर कितना आया। तो P बराबर कितना आएगा हम बता दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ये आ जाएगा बच्चों 6600 रुपये। कितना आ जाएगा, 6600 रुपये आ जाएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, इसके बाद देखिए सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखिए 71, 56, 32 दिया हुआ है। तो 71, 56, 32, ठीक है। और फिर इसके बाद -63, 11, 04, -98, 74 और -999 इतना दिया हुआ है। तो इस सबको जोड़ दीजिए, इस सबको जोड़ दीजिए, तो सबको जोड़ दीजिएगा क्योंकि माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा। सभी को जोड़ दीजिए, लेकिन जो सिंबल रहेगा वो माइनस का ही रहेगा, ठीक है। तो सबको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 6,41,977 इतना आ जाएगा, ठीक है। जोड़िएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 7,15,632 में इसको घटा दीजिएगा, यानी 6,41,977 को, तो यह एग्जैक्ट जो आ जाएगा 73,655, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो ये क्वेश्चन बोर्ड की तरफ से गलत दिया हुआ था, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा 73,655 होगा, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको कर लीजिएगा करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सा एक अभाज्य अंक नहीं है, अभाज्य अंक नहीं है। अभाज्य अंक यानी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या समझते हैं ना, वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित ना हो। अगर विभाजित होगी तो एक से होगी या फिर खुद से ही होगी, और भी किसी अदर संख्या से वो संख्या विभाजित नहीं होगी, वही हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ जो है 391 जो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए 391 जो है ना, देखिए ये आपका 23 से भी विभाज्य हो जाएगा। 23 से इसको भाग लगाइएगा तो कितना आ जाएगा, ये 17 बार में चला जाएगा, ठीक है। और ये 391 जो है, अगर इसको 17 से भी भाग लगाएंगे तो ये 23 बार में चला जाएगा, ठीक है। जबकि मैंने अभाज्य संख्या क्या बताया था, अभाज्य संख्या वह संख्या है जो एक और स्वयं से ही विभाजित होगी, अदर किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 391 जो है ये अभाज्य संख्या नहीं होगी, बाकी ये सभी जो है ना, ये सभी अभाज्य संख्या है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न आ चुका है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, और ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा नीचे से करना है। यानी यहाँ पे क्या है, 2 + 1/4 है ना। तो 4 में 2 से गुना कीजिए, 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 में 1 को जोड़ दीजिए 9, तो 9/4 आ जाएगा। ठीक है, तो इतने की जगह जो है मैं 9/4 लिखूँगा, लेकिन यहाँ पे 4 जो है ऊपर चला जाएगा, है ना। 4 जो ऊपर चला जाएगा तो कैसे हो जाएगा, देखिए 4 - 5 अपॉन में 1 + 1 अपॉन में 3 प्लस, अब यहाँ से देखिए 1/9/4 लिखता, अभी मैं लिखूंगा ना, देखो इतने की जगह मैं 9/4 लिखूंगा, तो 9 तो लिख दूंगा, लेकिन 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो अब फिर से इतने को सॉल्व करना है आपको, यानी 3 + 4/9, तो फिर से 9 तिया 27, ठीक है, और 27 और 4 31, तो 31/9 हो जाएगा। यानी फिर से मैं इतने की जगह 31/9 लिखूंगा, तो यहाँ से मैं 4 - 5 अपॉन में 1 + 1 अपॉन में इतने की जगह मैं क्या लिखूंगा, 31/9, तो 31 तो लिख दूंगा, 9 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो अब फिर से इतने को सॉल्व करो, इतने को, यानी 1 + 9 अपॉन में 31, तो 31 से कम 31, और 31 में 9 को जोड़ दीजिए, 40 हो जाएगा, तो 40/31। ठीक है, तो फिर से 4 - 5 अपॉन में 40, और बटा में 31 आएगा, लेकिन 31 ऊपर चला जाएगा। बस अब सॉल्व कर दो, तो 40 में 4 से गुना करो 160 हो जाएगा, माइनस 31 में 5 से गुना करोगे 155 हो जाएगा, बटा में 40। ठीक है, तो 160 में से 155 जाएगा, 5 आएगा, बटा में 40, तो 5 एकम 5, 5 8 40, तो 1/8 जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, डेसिमल से है, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट टॉपिक से है। यानी अंडर रूट में आपको 0.289 और अपॉन में 0.00121 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे बताओ कितने डिजिट के पहले दशमलव है, 1 2 3। ठीक है, तो अभी दशमलव हटा दो, एक काम करो, दशमलव को मारो गोली, हमको पता है कि दशमलव नहीं दिया है, चलो दशमलव नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्या दिया हुआ है, 289 दिया हुआ है, तो 289 लिखिए। ठीक है, अब बटा में कितना डिजिट के पहले दशमलव था, 1 2 3, तो 3 डिजिट के पहले था, तो 1 लेकर 3 जीरो लगा दीजिए, और अब भागा दे दीजिए, भागा देना है। अब देखिए दशमलव को तो हटा दिए हैं, तो 121 हमको दिखा संख्या, तो 121 लिख देना है, और फिर इसमें भाग लगा दीजिए, कितना डिजिट के पहले दशमलव, 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट के पहले है, इसीलिए 5 जीरो। ठीक है, हो गया। तो अब देखिए, अब तो ये वही वाली बात आ गई, P/Q में अगर हम लोग भाग लगाए A/B से, तो क्या रिजल्ट मिलता है, P/Q, और गुने में करेंगे तो बच्चों यहाँ पे गुने में करते हैं तो B ऊपर आ जाता है, B ऊपर आ जाता है और A नीचे चला जाता है, ये तो मालूम ही है आप लोग को। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट हाजिर होगा यहाँ पे, यानी 289/1000। ठीक है, और गुने में अब ये ऊपर आ जाएगा 1,00,000। ठीक है, और बटा में 121। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो ख़त्म कर दीजिए, तो अब यहाँ से क्या बचा, अब यहाँ से यही बचा ना, अंडर रूट 289 गुने 100 और बटा में 121। चलिए, अब 289 जो है किस संख्या का वर्गमूल है, तो आप लोग बोलिएगा सर 17 का है, 17 कर दीजिए, गुने में अंडर रूट 100 यानी वर्गमूल 100 किस संख्या का है, 10 का है, और फिर बटा में वर्गमूल 121 किस संख्या का है, तो 11 का है, तो 170/11 ऑप्शन दिया हुआ है क्या, तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक भी दे दीजिए, ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत समय लगता है बच्चों, बहुत टाइम कंज्यूम होता है ना, तो आप लोग के लिए इतना किया जा रहा है, बशर्ते आप लोगों से एक लाइक मांगा जा रहा है, तो आप लोग इस वीडियो को अवश्य लाइक दीजिएगा। ठीक है, फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, यदि x = 7 - 4√3 हो तो यहाँ पे x + 1/x का मान क्या होगा, यही बताना है। ठीक है, यानी देखिए x बराबर जो है आपको 7 - 4√3 दे दिया है। ठीक है, अब आप एक काम कीजिए, 1/x निकाल लीजिए, तो 1/x क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 कर देंगे, और अपॉन में x कितना है, 7 - 4√3 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना हम परिमयकरण करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, परिमयकरण करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। तो अब गुने में क्या करेंगे, एक बार गुने में 7 + 4√3 कर देंगे, यानी एक बार गुना कर देंगे 7 + 4√3 से, एक बार भाग दे देंगे इसी से, यानी 7 + 4√3 से। ठीक है, तो ये हमको क्या मिला, 1/x
बराबर में 7 प्लस में 4√3 और बराबर में ये देखो तो ये a माइनस बी इसको बोल सकते हो, इसको a प्लस बी बोल सकते हो, यानी ये a माइनस बी इंटू में a प्लस बी के फॉर्म है और इसका सूत्र क्या होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो सूत्र होता है बच्चों आपको पता है माइनस बी इंटू में a प्लस बी होता है, तो वही चीज़ है ये। ठीक है, यहाँ पे a जो है आप 7 मान लो, b आप 4 इंटू √3 मान लो। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a माइनस, ये देखो a माइनस बी है और ये a प्लस बी के फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे यानी 7 का स्क्वायर करेंगे और माइनस बी का स्क्वायर यानी 4√3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 1/x बराबर में 7 प्लस 4√3। अब यहाँ से देखिए 7 का स्क्वायर कीजिएगा 49 हो जाएगा, माइनस में 4 का स्क्वायर कीजिए 16 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 ही होगा। ठीक है, तो 1/x बराबर में 7 प्लस 4√3 और ये 49 माइनस 48, तो 1/x बराबर में 7 प्लस 4√3 और बटा में 49 में से 48 जाएगा 1। तो यहाँ से आपको ये मिल गया कि 1/x कितना मिल गया बच्चों, ये आपको 7 प्लस 4√3 मिल गया। ठीक है, तो अब आपको करना क्या था, अब आपको बस जोड़ देना है, यानी यही तो करना था x प्लस में 1/। अब आपको क्या करना है, तो x प्लस 1/x इतने को ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो x कितना है, x तो आपको दिया ही हुआ था 7 माइनस 4√3 और प्लस में 1/x कितना आया, तो 1/x देखो इतना ही आया ना, तो 7 प्लस 4√3। ठीक है, तो यहाँ से 4√3 प्लस है और ये माइनस 4√3 है, कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 7 और 7 14, तो 14 जो है आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया, समझ में आ गया होगा तो एक बार यस लिख देंगे सभी बच्चे। चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न आ चुका है, एक बल्लेबाज 87 रन अपनी 17वीं पारी में बनाकर अपनी औसत 3 से बढ़ा देता है, तो उसकी 17वीं पारी के बाद उसकी औसत क्या होगी। तो 17वीं पारी के बाद उसकी औसत क्या होगी, तो बच्चों 17वीं पारी से पहले उसने 16वीं पारी खेली होगी, यानी 16वीं पारी में उसका औसत क्या था, 16वीं पारी तक उसका औसत क्या था, x मान लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, 16वीं पारी तक उसका औसत जो था x था। अब इसके बाद 17वीं पारी में उसका औसत क्या हो जाता है, तो बोल रहा है 17वीं पारी में बनाकर अपनी औसत 3 से बढ़ा देता है, यानी 3 बढ़ जाता है, यानी x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर बच्चों अब देखिए इसके बाद 17वीं पारी तक इसका औसत कितना था, x प्लस 3 था और इसमें गुना कर देंगे 17 से। ठीक है, और 16वीं पारी तक उसका औसत कितना था, x था, और फिर इसमें गुना कर देंगे 16 से। अब इन्हीं दोनों का जो अंतर है ना वो दे रखा है आपको 87, बोला है 87 है। ठीक है, बस बन गया क्वेश्चन। तो ये 17x हो जाएगा, प्लस में ये 17 51 हो जाएगा, माइनस में 16x हो जाएगा, बराबर में 87 हो जाएगा। तो 17x में से 16x जाएगा तो x बचेगा, और 87 में से 51 को घटा लीजिएगा, है ना, तो ये x बराबर कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 36। 36 आ गया x बराबर। ठीक है, x बराबर 36 आ गया, लेकिन 17वीं पारी के बाद पूछा है उसकी औसत, तो 17वीं पारी तक उसका औसत कितना था, x प्लस 3, यानी x प्लस 3, x कितना है 36 है, प्लस में 3 है ना, तो 17वीं पारी के बाद उसका जो औसत होगा वो कितना होगा, 36 में 3 को जोड़ दीजिएगा 39। 39 जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है, एक अंक 36 से उतना ही अधिक है जितना वह 86 से कम है। तो बच्चों जब भी ऐसा प्रश्न आए, है ना, यानी उतना जितना, एक तरफ अधिक दे दे एक तरफ कम दे दे, है ना, तो जब भी ऐसा प्रश्न आए, उतना दे दे जितना दे दे, फिर अधिक दे दे कम दे दे, तो करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, इन दोनों को जोड़ देना है और 2 से भाग लगा देना है, बस दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 36 प्लस 86 और भाग लगा दीजिए 2 से। तो देखिए 6 और 6 12 हो जाएगा, तो 12 का 2 एक हासिल ले लीजिए, 8 3 11, 11 में एक जोड़ दीजिएगा तो 12 हो जाएगा, और 2 से भाग लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये बच्चों आपका हो जाएगा 61 बार में चला जाएगा, 61 बार में। ठीक है, 122 को भाग लगाइएगा 2 से, तो 61 बार में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि x की आयु 3 वर्ष पूर्व वायु की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। देखिए तो x की आयु जो है,
देखिए एक्स की आयु 3 वर्ष पूर्व, यानी एक्स की आयु 3 वर्ष पूर्व जाना है, यानी -3 कर देना है। तो एक्स की जो आयु है 3 वर्ष पूर्व जो है ये वायु की वर्तमान आयु से 3 गुनी है, यानी वाई की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। यानी एक्स की जो आयु है 3 वर्ष पूर्व, ये वाई की वर्तमान आयु से 3 गुनी है, तो ये भी तो 3 गुनी होगी ना, तभी तो ये और ये बराबर होगा। समझ में आया? हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से जो है हमको ये मिल गया x-3 इज इक्वल टू में 3y। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ से क्या करेंगे, है ना, इतना तो पता चल गया। यहाँ से अगर मैं बोलूँ आप y निकाल लो, y, अगर मैं आपसे बोलूँ y आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे? यानी देखिए 3y बराबर में x-3 कर देंगे, तो y बराबर जो है x-3 बटा में 3 मिल जाएगा, ऑफकोर्स मिल जाएगा। तो अब इसको इक्वेशन 1 बोल लो। ठीक है, अब इसके बाद आगे पढ़ो। आगे बोल रहा है कि इस समय z की जो आयु है वो वायु की आयु से दुगनी है, यानी z की जो आयु है वो वायु के आयु से दुगनी है, यानी z की जो आयु है ना ये दुगनी बोल दिया है कि वायु की आयु से दुगनी है, तो ये भी तो दुगनी होगी। जब ये बोल दिया है कि z की आयु वायु की आयु से दुगुनी है तो ये भी तो दुगनी होगी। तो अब इसको इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, तो इसको इक्वेशन आप लोगों ने 2 मान लिया। ठीक है ना? चलिए, तो अब यहाँ से देखिए z बराबर में, अब ये y है तो y बराबर देखिए तो कितना लिखे हम लोग, y बराबर कितना लिखे हैं, x-3 अपॉन में 3 लिखे हैं ना, और गुने में ये 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं z बराबर जो है हमको क्या मिला, 2x माइनस, देखो ना ये 2 गुनी था ना, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, 2 में x से गुना कीजिएगा, 2x माइनस में 6 बटा में 3, ये मिल गया। तो इसको आप लोग इक्वेशन 3 मान सकते हो। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 मान लिया। अब बोला है ना, अब देखिए अब बोला है, इसके बाद क्या बोला है कि इसके अतिरिक्त z जो है x से 12 वर्ष छोटा है। अब इसके अलावा भी बोला है ना कि z जो है ना ये छोटा है किससे, x से, यानी z छोटा है यानी माइनस हो जाएगा ना z, तो x बड़ा है तो x प्लस में होगा, तो x माइनस z बराबर 12 हो जाएगा। तो z की वर्तमान आयु बताना है, क्या बताना है, z की वर्तमान आयु बतानी है आपको। अब कैसे बनाओगे बताइए बिल्कुल फास्ट। तो अब देखिए यहाँ से जो है बच्चों x माइनस जेड इक्वल टू 12 है, तो यहाँ से हम लोग x निकाल सकते हैं। x बराबर मैं पूछूँ क्या होगा तो बोल सकते हो 12 प्लस में z, तो इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए। ठीक है, और हमको निकालना क्या है, हमको ना यहाँ पे z की वर्तमान आयु निकालनी है। देख रहे हो ना z की वर्तमान आयु, तो कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है। यानी ये देखो z यही है ना, z निकालना है, तो z बराबर में, ठीक है, 2, और x की जगह क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 12 प्लस जेड, ऑफकोर्स यहाँ पे 12 प्लस जेड कर दो और माइनस 6 और बट्टा में 3 कर दो। ठीक है, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं बताइए मुझे जल्दी से। देखिए यहाँ पे फिर से मैं बता देता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर जेड था, ठीक है, जेड, और बराबर में 2 तो लिख दिए 2, और गुने में ये जो x है, x इतने की जगह हम लोग 12 प्लस जेड लिख सकते हैं ऑफकोर्स, और माइनस 6 बटा में 3, तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से z बराबर मैं पूछूँ कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, z बराबर, ये तो 12 है, 12 दूनी 24 हो जाएगा, प्लस में 2z हो जाएगा, और ये माइनस में 6 हो जाएगा, बटा में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से जो है आपको क्या मिला, तो यहाँ से देखिए ऊपर मैं लिख रहा हूँ z बराबर में, ठीक है, अब 24 में से 6 जाएगा तो 12 होगा। ठीक है, 12 और प्लस में 2z और बटा में 3, यही मिला आपको। ठीक है ना, तो अब यहाँ से 3 में z से गुना कीजिए, 3z हो जाएगा, बराबर में 12 प्लस में 2z, तो 3z में से 2z जाएगा तो 1z आ जाएगा z, तो z बराबर 12, तो 12 वर्ष जो है आपको आंसर मिल गया होगा। बच्चों आप लोग फिर से एक बार देख लीजिएगा, अगर दिक्कत हुआ होगा समझने में तो फिर से देख लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपको समझ में आ जाएगा। तो 12 वर्ष जो है यानी ऑप्शन नंबर बी आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न है 10 के पावर 24 गुने में 10 के पावर माइनस 21, इसका मान बताना है। तो यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, बेस सेम है, बेस सेम होता है, पावर जोड़ देते हैं हम लोग, है ना, पावर जुड़ जाती है,
यहाँ पर 24 कर देंगे और प्लस में ये कितना है -21 है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए तो 10 और यहाँ पे देखिए 24 है और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 24 - 21। तो 10 के पावर 24 में से 21 जाएगा 3, तो 10 के पावर 3 यानी 1000। 1000 जो है आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब इसके बाद जो है 64% इसके बराबर है, तो 64 और परसेंटेज को हटाते हैं तो बटा में 100 जुड़ जाता है। इसको काटिए दो, इसको काटिए, 2 के पार्ट से काट सकते हैं, 4 के पार्ट से काटिए ना, 4 के पार्ट से काटिएगा तो 16 चौके 64 होता है ना, और इसको भी काटिएगा तो 4 के पार्ट से 25 बार में चला जाएगा, तो 16/25 जो है यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, है ना। इसका ऑप्शन डी था, इसका ऑप्शन ए है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के क्रय और विक्रय कीमतों में 10:11 का अनुपात है तो लाभ बताना है। यानी देखिए कोई वस्तु क्रय मूल्य यानी सीपी आपको दे रखा है 10, ठीक है, और विक्रय मूल्य जो है यानी एसपी आपको दे रखा है 11, यानी 10 रुपये में खरीदता है 11 में बेचता है, तो प्रॉफिट कितने का होगा, 1 रुपये का होगा। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ यानी प्रॉफिट बटा में सीपी यानी क्रय मूल्य गुने में 100। तो प्रॉफिट कितने का है, लाभ 1 रुपये का है, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य 10 रुपये दिया हुआ है गुने में 100, तो 1 0 से 1 0, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया, 10% आया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब जो है अब हम लोग हिंदी के कुछ प्रश्नों को करेंगे। तो हिंदी के प्रश्नों को सिमरन मैम करवाएंगी। तो चलिए बच्चों अब ध्यान दीजिएगा, सिमरन मैम जो है आपको 41 से, है ना बच्चों, सिमरन मैम आपको 41 से 55 तक के हिंदी के सभी प्रश्नों को करवाएंगे। आप लोग क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, सेम टू सेम यही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए अब मैम की क्लास स्टार्ट होगी। बच्चों हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, है ना। कौन एक स्त्रीलिंग शब्द है ना, निम्नलिखित में से कौन जो है एक शब्द है स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए है अकड़, डंठल, डंक, ओढ़, है ना। यहाँ 4 ऑप्शन है बच्चों, चलिए बताइए इसमें से कौन सा एक शब्द है जो स्त्रीलिंग है। अकड़, डंठल, डंक और ओढ़। बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, आकड़। आकड़ जो है स्त्रीलिंग है, आकड़ क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा डंठल, डंक और ओढ़ ये तीनों शब्द जो है पुल्लिंग है। ठीक है, इसके अलावा ये तीनों शब्द क्या है, पुल्लिंग है। क्लियर है बच्चों। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, हमें शब्द में कौन सा कारक है, हमें शब्द में कौन सा कारक है। कर्ता कारक, अपदान कारक, फिर सी ऑप्शन दिया है कर्ता कारक और डी ऑप्शन दिया है संप्रदान कारक। चलिए बताइए क्या होगा जी, हमें, है ना, हमें। तो बच्चों मैं बता दूं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्ता कारक। ठीक है, देखिए आप लोग को पता नहीं होगा तो मैं बताती हूँ कि कर्ता कारक जैसे एक वचन होता है, एक वचन, है ना, एक वचन मैं, तो मैं क्या है, कर्ता कारक है। ठीक है, अब बताओ इसका एक वचन का बहुवचन, है ना, मैं का बहुवचन क्या होगा, हमें होगा, तो ये भी तो कर्ता कारक ही है ना, ये सिर्फ बहुवचन है। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैंने है तो मैंने का क्या होगा, बहुवचन, हमने होगा। ठीक है, अगर मुझे है, मुझे एक वचन, मुझे का बहुवचन क्या हो जाएगा जी, हमें होगा। ठीक है, अगर यहाँ मुझे रहता तो हम लोग फटाफट मारते क्या, कर्ता कारक, तो हमें भी तो इसी का है ना, इसी का सिर्फ बहुवचन रूप है, इसलिए हमें क्या होगा, कर्ता कारक होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में कौन तद्धित प्रत्यय है, निम्नलिखित में से कौन तद्धित प्रत्यय है। ऑप्शन ए नयन, ऑप्शन बी गाने वाला, सी मानवता, डी वेदना।
है ना। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? सबसे पहला तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? आप लोग लिख लो, इसका डिफिनेशन लिखो तो। तद्धित प्रत्यय, है ना, लिखिए। संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में, है ना, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। समझ में आया? संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, ठीक है जी। चलिए, अब बात आती है कि इसमें कौन सा जो शब्द है वो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बना है ना। तो आप लोग को पता चल जाएगा इसमें कौन सा शब्द है ऐसा। क्या कहते हैं? जैसे नयन, देखिए नयन में अन प्रत्यय लगा हुआ है ना, नय जोड़ अन नयन, है ने जोड़ अन नयन। तो ने तो नहीं है, ना संज्ञा ना सर्वनाम है, विशेषण है। गाने वाला, बिल्कुल ये इसका राइट आंसर होगा बच्चा, ऑप्शन नंबर बी, है ना, गाने वाला। देखिए गाने वाला, यहाँ पे बात आती है गाने वाला का, है ना। तो देखिए गाना, गाना क्या है जी? संज्ञा है। इसमें जुट गया वाला तो बन गया क्या? गाने वाला। क्लियर है? सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, इनमें कौन सा विशेषण है ना। प्रश्न संख्या 4 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द है जो विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द है जो विशेषण है? ऑप्शन ए अंकित, बी उपस्थिति, सी गर्मी, डी अभिलाषा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा जी? बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अंकित, है ना। अंकित जो है, अंकित अंक से मिलकर बना है। अंकित किससे मिलकर बना है अंकित जी? अंक, अंक से बना है अंकित। ठीक है, अंक संज्ञा था लेकिन इसमें इत प्रत्यय जुटने से बन गया अंकित। जबकि उपस्थिति, गर्मी और अभिलाषा ये तीनों के तीनों भाववाचक संज्ञा, याद रखिएगा। ये तीनों क्या हैं जी? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या है बच्चों? भाववाचक संज्ञा है। जबकि अंकित क्या था? विशेषण है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न संख्या 5 की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, किस शब्द में अव्ययी भाव समास है ना। किस शब्द में अव्ययी भाव समास है? ऑप्शन ए प्राधीन, ऑप्शन बी हथकड़ी, ऑप्शन सी नीलगाय, ऑप्शन डी आजन्म। चलिए बताइए अव्ययी भाव समास निम्नलिखित में से कौन सा समास जो है अव्ययी भाव समास है, जिसका पहला पद अवयव है जी? बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आजन्म, आजन्म नहीं आजन्म, आजन्म जो है क्या है जी? अव्ययी भाव समास है। ठीक है ना, क्योंकि इसका पहला पद देखिए आ है ना, जन्म। पहला पद क्या है जी? अवयव है। ठीक है, आ अवयव है, तो इसलिए अव्ययी भाव समास है। अब बात आती है कि पराधीन समास। पराधीन कौन सा समास है? तो बच्चों ये त दे के सुनना, यानी तत्पुरुष है। हथकड़ी कौन सा समास है जी? ये भी त दे के सुनना, तत्पुरुष समास है। नीलगाय जी, नीलगदाय कर्मधारय समास। नीलगाय कौन सा समास है? कर्मधारय। ठीक है, नीलगाय कौन सा समास है? कर्मधारय। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 6,
अनुपम का पर्यायवाची नहीं है, अनुपम का पर्यायवाची नहीं है ना, अनुपम का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए अपूर्व, तस्कर, अनूठा, अतुल। चलिए, अपूर्व का मतलब भी तो होता ही अनुपम है ना, अनूठा का मतलब भी अनुपम होता है, अतुल जिसकी तुलना नहीं की जा सकी है ना, अनूठा एकदम अलौकिक अलग है ना जी, अपूर्व जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तस्कर है ना। तस्कर किसे बोलते हैं जी? तस्कर बोलते हैं चोर को है ना, जो तस्करी करता है, चोर को बोलते हैं तस्करी। तस्करी करने वाला क्या कहलाता है जी? तस्कर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न संख्या 7 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अपेक्षा शब्द का यह अर्थ नहीं है, अपेक्षा शब्द का यह अर्थ नहीं है, अपेक्षा शब्द का यह अर्थ नहीं है। ऑप्शन ए है इच्छा, आशा, आवश्यकता, नतीजा है ना। बताइए अपेक्षा का जो है यहाँ पे कौन पर्यायवाची नहीं होगा? इच्छा, आशा, आवश्यकता या नतीजा? बताइए बच्चों। बच्चों अपेक्षा, इच्छा, आशा, आवश्यकता ये तीनों जो हैं अपेक्षा के समानार्थी शब्द हैं, जबकि नतीजा ऑप्शन डी जो है अपेक्षा का कोई समानार्थी शब्द नहीं है ना। नतीजा का मतलब होता है जी रिजल्ट है ना, रिजल्ट, जबकि अपेक्षा का तात्पर्य बच्चों है ना किसी से उम्मीद करना है ना, इसी इच्छा करना, जाहिर करना, आशा जाहिर करना है ना, आवश्यकता अपनी आवश्यकता को दर्शाना। समझ में आया? जबकि नतीजा परिणाम से संबंधित शब्द है। प्रश्न संख्या 8, 29 शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा? 29 शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा? ऑप्शन ए अवनति, ऑप्शन बी विगत, ऑप्शन सी अस्त, ऑप्शन डी अवनी। चलिए 29 का जी हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं, 29 का अवनति है ना, तो अवनति किस ऑप्शन में है बच्चों? ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द वेस्ट। ठीक है, अब बात आती है विगत का, तो विगत का विलोम क्या होगा जी? बताइए। विगत का विलोम होगा बच्चों आगत। ठीक है, अस्त का विलोम उदय। ठीक है, अवनी, अवनी का मतलब धरा होता है जी, पृथ्वी होता है, तो फिर अवनी का विलोम होगा बच्चों अंबर। ठीक है, अवनी का विलोम क्या होगा? अंबर। अंबर मतलब आकाश और अवनी मतलब धरती। सही है, कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। चलिए अगले प्रश्न संख्या 9, अकल की दूम का अर्थ क्या है? अकल की दूम का अर्थ क्या है? अपने को बड़ा होशियार समझने वाला, सीधा साधा, सी नंबर में है मूर्ख और डी है बुद्धि भ्रष्ट होना। बताइए अकल की दूम, बताइए जी अकल की दूम का क्या अर्थ होगा जी? बच्चों इसका ऑप्शन, जैसे अक्ल पर पत्थर पड़ना रहता अगर कि अकल पर पत्थर पड़ना, तब होता बुद्धि भ्रष्ट होना है ना, लेकिन यहाँ अकल की दूम है बच्चों, तो अकल की दूम का मतलब होता है कि अकल कुछ भी नहीं है और तुम जो है दिखा रहे हो कि मेरे पास बहुत अकल है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए इज द सही होगा। ठीक है ना, अपने आप को बड़ा होशियार समझने वाला, अकल की दूम का मतलब है अपने आप को बड़ा होशियार समझने वाला है ना। और यही यदि रहता अकल पर पत्थर पड़ना, अकल पर पत्थर पड़ना, तो इसका अर्थ होता बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, यह तुलसीदास की रचना नहीं है। निम्नलिखित में से किस ऑप्शन में जो है तुलसीदास की रचना नहीं है? ऑप्शन ए है बच्चों रामचरितमानस, बी दोहावली, सी विनय पत्रिका, डी राम की शक्ति पूजा।
मुझे तो ये प्रश्न का आंसर बहुत ही ईज़िली आ रहा है। क्या आप लोग को आ रहा है तो बताइए। आप लोग थोड़ा अपना दिमाग लगा करके इस प्रश्न का जवाब दीजिए। बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राम की शक्ति पूजा। रामचरितमानस, दोहावली, विनय पत्रिका, ये तीनों रचना जो है किनकी है जी? तुलसीदास की है। ठीक है, ये तीनों रचना किनकी है? तुलसीदास की। जबकि राम की शक्ति पूजा ये रचना बच्चों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यानी कि निराला जी की है ये रचना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, स्मृति की रेखाएं किनकी रचना है? स्मृति की रेखाएं निम्न में से किनकी रचना है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रविंद्रनाथ ठाकुर, डी प्रेमचंद। है ना, चलिए बताइए स्मृति की रेखाएं किनकी रचना है ना। बच्चों आप लोग अगर 12th क्लास पढ़े होंगे गौरा कहानी, है ना, तो गौरा कहानी की जो लेखिका थी महादेवी वर्मा थी, तो उसमें जिक्र है कि महादेवी वर्मा का एक बहुत ही फेमस संस्मरण रहा है, रेखा चित्र रहा है स्मृति की रेखाएं, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा, है ना। स्मृति की रेखाएं किनकी रचना है जी? तो ये है महादेवी वर्मा की। क्या है ये, किस विधा में लिखा हुआ है बच्चों? तो ये है एक्चुअल में संस्मरण। क्या है जी? संस्मरण, है ना, संस्मरण है ये। संस्मरण किसे कहते हैं? संस्मरण हिंदी साहित्य की एक हिंदी लिखन की एक ऐसी विधा है जिसमें चीज़ों को पहले से याद करके लिखा जाता है ना। जो बचपन में जो घटनाएं घटित हुई उसको अगर हम याद करके लिखते हैं वो संस्मरण कहलाता है। ठीक है, पूर्व घटित घटनाओं को याद करके उसके आधार पर लिखना ही क्या कहलाता है? संस्मरण कहलाता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न संख्या 12 में चलते हैं। कबीर के दोहे में कर का मन का डारी दे, मन का फेर, है ना, में आखिरी शब्द फेर का अर्थ क्या है? में आखिरी शब्द फेर का अर्थ क्या है बताइए। कर का मन का डारी दे, मन का फेर में फेर का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है धुमाना, बी दोबारा, सी अंतर, डी कब, है ना। तो बच्चों यहाँ पे घुमाना होगा, धुमाना नहीं होगा, याद रखिए घुमाना, है ना, घुमाना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे मन का फेर से तात्पर्य है ना समझी का, है ना। कहते हैं ना कि माला फेरने से मन की शुद्धि होती है, मन में सदा विचार आने से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है ना। माला फेरने से थोड़ी ना मन का शुद्धि होगा जी, है ना। ये मन का फेर है, मन का भ्रम है, ये जो है तुम्हारा मन इधर उधर घूम रहा है, समझ में आया, अलग अलग विपरीत दिशाओं में, गलत दिशाओं में घूम रहा है ना। मन अगर मन को सही दिशा में लाना है तो सच्चे मन से भगवान की आस्था रखिए, समझ में आया बच्चों। तो यहाँ पे फेर का जो है सही अर्थ होगा घुमाना। क्या होगा? घुमाना। इसका बहुत सारा अर्थ हो सकता है, जैसे देखिए ना समझी, है ना, ना समझी, ना समझी, है कि नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं। प्रश्न संख्या 13, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। अनाथहीनो, गायिका, प्रेयसी, सृष्टि। देखिए गायिका भी सही है, प्रेयसी भी सही है, सृष्टि भी सही है। अनाथहीनो ये तो शब्द कोई सार्थक शब्द ही नहीं लग रहा है, ये निरर्थक शब्द है जी, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनाथहीनो, है ना, क्योंकि इसका कोई
सार्थक शब्द सार्थक अर्थ निकल ही नहीं रहा है। ये खुद सार्थक शब्द नहीं है तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 14। कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके बाद डिसाइड करें कि कौन सा ऑप्शन सही है। साप्ताहिक, व्याकुल, सामुद्रिक, हिंदू। देखिए साप्ताहिक गलत है जी, इसमें सा आकार आ होगा, है ना, ये ऐसे होगा साप। ठीक है, साप्ताहिक। व्याकुल, व्याकुल तो सही है जी, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा जी? व्याकुल, ऑप्शन नंबर बी। समुद्रिक भी गलत है बच्चों, समुद्रिक होगा सामुद्रिक। क्या कहते हो, होगा ना जी? हिंदू भी सही है जी, हिंदू भी सही है, यानी कि इस क्वेश्चन का 2 ऑप्शन सही है, एक तो ऑप्शन ए और दूसरा ऑप्शन डी। ठीक है, ठीक है बच्चों, ऐसा होता है कभी कभी, इसमें आपको हड़बड़ाना नहीं है, आपको सिर्फ सही और गलत का जो है फ़र्क समझना है। ये मत सोचो कि मेरा गलती हो गया, मेरा नंबर कट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 की ओर हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन ए है गंगा, गर्मी, ढंग, दल, है ना, ढग, दल। देखिए गंगा तो नहीं होगा जातिवाचक, ये होगा व्यक्तिवाचक। गंगा क्या होगा जी? व्यक्तिवाचक। गर्मी क्या होगा जी? गर्मी, तो बच्चों गर्मी होगा क्या? भाववाचक। ढग, बच्चों यहाँ पे ढग नहीं होना चाहिए था, एक्चुअल में ये ढक्कन होगा, ढक्कन, है ना, और दल होगा समूहवाचक संज्ञा। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा जी? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी, ढग, है ना, यानी कि ढग, ढग से होता है ढक्कन। समझ में आ रहा? तो ढक्कन जो है बच्चों, ये क्या है यहाँ पे? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए बच्चों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर आप लोग को आज का सेशन अच्छा लगा हो, है ना, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप लोग लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी अवश्य करें, क्योंकि बच्चों आपके लाइक और कमेंट जो है यही हमारे मोटिवेशन होते हैं ना, ऑनलाइन पढ़ाई में यही मोटिवेशन होते हैं। क्योंकि आप बच्चे, आप सामने से तो खड़े होकर बोल नहीं सकते हो कि मैम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर करें, है ना। कमेंट में अपने प्रॉब्लम को भी आप लोग रखें, ताकि मैं उसे पढ़ करके जो है आप लोग को यहाँ पे सॉल्यूशन दे सकूँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, अब इसके बाद हम लोग इंग्लिश के प्रश्नों को करेंगे। तो इंग्लिश के प्रश्नों को पल्लवी मैम के द्वारा करवाया जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 56 से 70 तक जो है पल्लवी मैम आपको करवाएंगी। ठीक है, और आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन सेम टू सेम हूबहू यही रहेगा PDF में, है ना। तो चलिए अब जो है आप लोग इंग्लिश का क्लास ध्यानपूर्वक कीजिए। उसके बाद 71 से, जी हाँ, उसके बाद 71 से 90 तक GK का क्लास होगा, ये मैं लूँगा आपका। ठीक है, अभी करवाऊँगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए बच्चों, इज एन एंटोनिम ऑफ प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज का एंटोनिम पूछ रहा है। आप लोग जानते हो साइनोनिम और एंटोनिम क्या होता है। तो एंटोनिम मतलब क्या होता है गाइज? एंटोनिम मतलब होता है अपोजिट। ठीक है, क्या होता है? अपोजिट। और साइनोनिम मतलब क्या होता है? पर्यायवाची। साइनोनिम मतलब क्या होता है? पर्यायवाची। ओके, तो आपसे यहाँ क्या पूछ रहा है कि प्रोफ्यूज का अपोजिट बता दो। तो चलो एक बात बताओ कि जब तक आपको प्रोफ्यूज का मीनिंग पता नहीं होगा तो आपको कहाँ से उसका अपोजिट याद होगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोफ्यूज मतलब होता क्या है। ठीक है, प्रोफ्यूज मतलब क्या होता है? प्रोफ्यूज के लिए अगर इंग्लिश वर्ड का यूज़ किया जाए, इंग्लिश वर्ड का, क्योंकि हम इंग्लिश के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, मैं हिंदी में भी बताऊंगी, बट इंग्लिश के क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ, तो इससे आपका वर्ड पावर इंक्रीज़ होगा। अगर जितने भी वर्ड मैं बताऊंगी और उसे आप साथ में याद करते चलोगे तो आपका वर्ड पावर और स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो क्या होता है इंग्लिश प्रोफ्यूज मतलब क्या होता है? एबाउंडेंट। क्या होता है? एबाउंडेंट। प्रोफ्यूज से एक सिंपल वर्ड आपको क्या मिल गया? एबाउंडेंट। एबाउंडेंट तो सबने सुना होगा कहीं ना कहीं इस वर्ड को। अब चलो इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? तो प्रचुर मात्रा में। क्या होगा? प्रचुर मात्रा में। ठीक है, यानी अधिक मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में, ऐसे समझ लो। ठीक है,
क्योंकि प्रोफ्यूज बहुत कम बच्चे सुने होंगे, बट अबाउंडेंट तो अधिकतर बच्चे सुने होंगे, ठीक है। तो अब आपके लिए क्वेश्चन क्या हो गया, ईजी हो गया, सॉल्व कर सकते हो। अबाउंडेंट पता चल गया यानी प्रचुर मात्रा में। तो देख लेते हैं इसका एंटोनिम यानी अपोजिट क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, लो। लो मतलब क्या होता है, कम या नीचे, ठीक है। कोर्स मतलब क्या होता है, खुरदुरा और या मोटा। तो क्या प्रचुर मात्रा का अपोजिट खुरदुरा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। स्कैंटी, बात करते हैं स्कैंटी की। स्कैंटी मतलब क्या होता है, स्कैंटी मतलब होता है अल्प। क्या होता है, अल्प यानी कम। अबाउंडेंट मतलब था कि प्रचुर मात्रा में या फिर कोई चीज़ अधिक मात्रा में, और स्कैंटी मतलब क्या हो गया, कम मात्रा में यानी अल्प संख्या में, ठीक है, या फिर अल्प मात्रा बोल लो। और रिस्क मतलब क्या होता है, रिस्क लेना, तो ये भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट यानी स्कैंटी, ठीक है। प्रोफ्यूज का एंटोनिम क्या होगा, स्कैंटी, ओके। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और प्लीज़ आप लोग वर्ड का मीनिंग याद करते चलो, क्योंकि यहाँ ना प्रोफ्यूज दे दिया है, हो सके इस प्रोफ्यूज को इरेज करके अबाउंडेंट दे देता, ओके। तो आप लोग ये भी याद करते चलो कि प्रोफ्यूज का एक और मीनिंग होता है अबाउंडेंट, ठीक है। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि क्वेश्चन में डीपली ना जाऊँ, बट उतना मैं बता देना चाहती हूँ कि अगर आपसे क्वेश्चन थोड़ा हट के भी पूछे तो आप उसका आंसर कर पाओ, ठीक है। मैं आपको उस लेवल से सोचने चाहती हूँ कि आप लोग उस लेवल से सोचो कि अगर क्वेश्चन ये ना रहे, इसके अलावा कुछ और है, तो भी आप कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्या है, प्लूरल ऑफ रैली। रैली का प्लूरल क्या होगा, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि जिस वर्ड में वाई लगा होता है उसका प्लूरल कैसे करते हैं, उसमें एस या ई एस ऐड नहीं करते हैं, उसमें क्या ऐड करते हैं, वाई को हटा देते हैं और उसकी जगह पे क्या करते हैं, आई ई एस को ऐड कर देते हैं, आई ई एस को ऐड कर देते हैं और वाई को माइनस कर देते हैं। तो चलो देखते हैं, जब इसको करेंगे तो ये क्या होगा, RALL वाई को क्या करना है, हमें माइनस करना है और उसकी जगह पे क्या ऐड करना है, IES। तो चलो ऐसा जो ऑप्शन में होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो फर्स्ट क्या है, रैली, ये बिल्कुल नहीं होगा। रैलीज़, ये भी नहीं होगा। रैलीज़, ये भी नहीं होगा। और रैलीज़, ये सही है, ठीक है ना। इस क्लास में देखिए IES ऐड है, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ओके। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द वर्ड विच करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जैसे कि देख लो 2021 में करेक्ट स्पेलिंग से पूछा गया है, तो आप लोगों को ना वर्ड पावर को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, या फिर वर्ड पावर के स्पेलिंग्स को भी स्ट्रॉन्ग रखना है। इस वाले पोर्शन को स्ट्रॉन्ग रखोगे तो हर ईयर 2-3 क्वेश्चन तो 2-3 मार्क्स तो आपके कन्फर्म है, ठीक है। तो चलो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे ए लिखना छूट गया होगा, ठीक है ना। तो क्या है, फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस का स्पेलिंग यही होता है क्या, FIBROSIS। अगर होता है तो आप लोग जल्दी से लिख दो कि हाँ ये तो सही है। मैं पढ़ा रही हूँ बट आप तो क्वेश्चन के आंसर्स को भी देख रहे हो, ऑप्शंस को भी देख रहे हो, तो इससे जल्दी आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो आप आंसर कर सकते हो, जिसको उसको पता है, जिसको नहीं पता है वो वेट करो, ठीक है। तो जी हाँ, फाइब्रोसिस का स्पेलिंग बिल्कुल सही है, यही होता है, ठीक है। क्वेरीज का स्पेलिंग ये नहीं होता है, ठीक है। तो आखिर होता क्या है, ये भी पूछ सकते हो कि होता क्या है, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, आपको लर्न करवा रही हूँ, तो कुछ क्वेश्चंस को याद भी करवा रही हूँ, ठीक है। तो इसका स्पेलिंग क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, प्लीज़ आप इसे ब्रेन में रखना, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक ही क्वेश्चन आपसे रिपीट किया जाए, जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है वही पूछा जाए, थोड़ा सा हट के भी पूछा जा सकता है। तो ये होता है क्वेरीज का राइट स्पेलिंग, QUERIES, ओके। तो ये भी नहीं होगा। एरोबिक का बिल्कुल सही है, और फॉर्मेट का भी गलत है। फॉर्मेट का क्या होता है, FORMAT, ओके, राइट स्पेलिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 2 होगा, एक फाइब्रोसिस भी होगा और एक एरोबिक भी होगा। क्या होगा, एरोबिक भी होगा। दोनों क्या है, करेक्ट स्पेलिंग है, ओके। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन A एंड C आर करेक्ट। तो गाइज जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। आपसे इसे पूछ रहा है कि नीचे में एक ग्रुप ऑफ वर्ड दिया गया है, क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड दिया गया है, शब्दों का समूह दिया गया है। उस शब्दों के समूह के लिए एक वर्ड क्या यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। 1 वर्ड से भी बहुत 2-3 क्वेश्चंस पर ईयर आते हैं, सो आप लोगों का 1 वर्ड भी कंप्लीट होना चाहिए, ओके। तो देखते हैं वो शब्दों का समूह क्या दिया हुआ है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड, यानी
बर्ड्स के साइंटिफिक स्टडी, बर्ड्स के बारे में पढ़ाई या फिर अध्ययन को क्या बोलते हैं, एक वर्ड में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या बोलते हैं। ऑप्शंस क्या है, ऑर्निथोलॉजी, सेकंड क्या है जूलॉजी, सेकंड क्या है जूलॉजी, थर्ड क्या है एंटेमोलॉजी एंड डी क्या है वायरोलॉजी। तो स्टडी ऑफ बर्ड्स को जो बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी। जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन ए डाला है उनका 100% करेक्ट है। और तो फिर चलो ये तो करेक्ट है, अब बता दो कि जूलॉजी किसके स्टडी को बोलते हैं। तो एनिमल्स के स्टडी को क्या बोलते हैं, जूलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग बायो लेते हो तो बायो में सिर्फ एनिमल के बारे में पढ़ते हो, नहीं, बायो में क्या होता है, प्लांट भी होता है और एनिमल भी होता है। क्या होता है, प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम जियोलॉजी बोले तो उसमें क्या बोलेंगे, हम एनिमल के बारे में पढ़ते हैं। इंटेमोलॉजी की बात करें तो स्टडी ऑफ क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ने को क्या बोलते हैं हम, इंटेमोलॉजी बोलते हैं। वायरोलॉजी किसे बोलते हैं, स्टडी ऑफ वायरस, स्टडी ऑफ वायरस को क्या बोलते हैं, वायरोलॉजी। अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है स्टडी ऑफ वायरस तो आप उसके लिए वन वर्ड क्या दोगे, वायरोलॉजी। तो इस क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चंस याद हो गया, कन्फर्म है। चलो जल्दी से, अगर कन्फर्म है तो डन करो और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। ओके, आई होप मैं फास्ट नहीं पढ़ा रही हूँ, बट जितना पढ़ा रही हूँ ना उसे अगर आप स्लो करके वीडियो देखना चाहते हो तो देख लो, क्योंकि एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं, तो ये सही है ना। कुछ बच्चे को ये होता है कि मैम डीपली चली जाती हैं, डीपली मैं नहीं चाहती हूँ, आपका पेपर सामने है, ठीक है। तो मैं सोचती हूँ कि एक क्वेश्चन से जितने क्वेश्चंस बन पाएँ वो आपको बता दूँ। ओके, तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपोजिट मीनिंग ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी का क्या पूछ रहा है आपसे, अपोजिट मीनिंग पूछ रहा है। तो क्वालिटी मतलब क्या होता है, गुण होता है, ठीक है। क्वालिटी मतलब क्या होता है, गुण होता है। ओके, तो गुड मतलब क्या होता है, अच्छा, बैड मतलब बुरा। इन्फेरियोरिटी मतलब क्या होता है, एनीवन, अगर जिसको पता है जल्दी से ऑप्शंस में लिख दो कि इन्फेरियोरिटी मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है अवगुण, ठीक है, या अवगुण, ठीक है। और नन तो होगा नहीं, तो क्या होगा इसका अपोजिट मीनिंग, इन्फेरियोरिटी। गुण का अपोजिट मीनिंग क्या होगा, अवगुण, ठीक है। यानी क्वालिटी का क्या होगा, इन्फेरियोरिटी। ये सिंपल था ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये इंग्लिश है तो आप लोग ये मत बोलना कि नहीं मेरे से इंग्लिश नहीं होगा। इंग्लिश में बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। अगर आप वर्ड पावर वर्ड स्पेलिंग सही कर ले रहे हो, वन वर्ड सही कर ले रहे हो, थोड़ा बहुत टेंस सही कर ले रहे हो, एकदम सिंपल सा, तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ तो काउंट ओवरऑल होता है ना, सब्जेक्ट वाइज तो होता नहीं है। चलो तो क्या है नेक्स्ट, इंडिजेंट मीन्स। इंडिजेंट का मतलब क्या होता है आपसे यही पूछ रहा है, यानी मीन्स मतलब आपसे एक तरह से साइनोनिम्स पूछ रहा है। तो इंडिजेंट का मतलब क्या होता है, इंडिजेंट का हिंदी मीनिंग अगर किसी को पता है तो जल्दी से लिख दो। इसका मीनिंग होता है निर्धन। क्या होता है, निर्धन, ठीक है, यानी गरीब भी बोल सकते हैं। तो इसका क्या पूछ रहा है आपसे, साइनोनिम यानी पर्यायवाची पूछ रहा है। तो निर्धन का, तो गाइज निर्धन का पर्यायवाची क्या होगा, यही हमको देखना है। चलो ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए इनोसेंट। इनोसेंट मतलब जानते हो मासूम, ठीक है, ये भी बोल सकते हो। या फिर इनोसेंट मतलब जो दोषी ना हो, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। ओके, पुअर मतलब क्या होता है, गरीब। ओके, गरीब का पर्यायवाची क्या होता है, निर्धन, जिसके पास कुछ नहीं हो, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, यानी इंडिजेंट का साइनोनिम या फिर मीनिंग क्या होगा, अनदर मीनिंग क्या होगा, पुअर। ओके, हार्मलेस आप लोग समझते हो और डाइंग भी आप लोग समझते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। देखो मैंने टेंस का नाम, स्पीच, डायरेक्ट स्पीच से भी क्वेश्चन है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से, बट बहुत सिंपल है, जो कि आप लोग 8-9 में पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। टुडे इज़ अ डायरेक्ट स्पीच विल बिकेम फॉलोइंग इन द इनडायरेक्ट स्पीच वर्जन। अगर टुडे जो यूज़ करते हैं हम डायरेक्ट स्पीच में, ओके, किसमें, डायरेक्ट स्पीच में, तो इस टुडे की जगह हम इनडायरेक्ट स्पीच में क्या लिख सकते हैं, इस टुडे की जगह कौन सा वर्ड हम यूज़ करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन की तरफ, तो हम ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, डैट डे, सेकंड क्या है एट प्रेजेंट, थर्ड है स्टरडे और फोर्थ क्या है टुमारो। तो आप सभी को पता है कि टुडे के लिए जो इनडायरेक्ट स्पीच में जो वर्ड यूज़ करते हैं वो कौन सा वर्ड होता है, तो डैट डे। क्या होता है, डैट डे। ओके, चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये सिंपल था ना। ओके गाइज, देखो टेंस का नाम लिया और टेंस का क्वेश्चन हाजिर हो गया, जो कि 2021 में आपसे पूछा गया है, ठीक है। बट ये सिंपल है, क्या है, ही विल कम इन अ वीक इज़ रिटन इन।
ये जो एक सेंटेंस लिखा हुआ है वो किस टेंस का है, यही आपसे पूछ रहा है। ये तो सिंपल है ना, ये आप लोग 10th 9th में पढ़े होगे, तो आप चाहो तो इंग्लिश से मार्क्स ज़्यादा गेन कर सकते हो। ओके, तो चलो इसका देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या है। सब्जेक्ट है, विल है या शैल है, ओके, प्लस V1 है प्लस ऑब्जेक्ट है। तो ये जो स्ट्रक्चर था वो किस टेंस का स्ट्रक्चर था, तो बात करते हैं ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो ये किसका था गाइज, ये सिंपल फ्यूचर टेंस का ऑप्शन था, सॉरी स्ट्रक्चर था। तो ये सेंटेंस किस में लिखा गया है, सिंपल फ्यूचर टेंस में, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओके, किस में लिखा गया है, सिंपल फ्यूचर टेंस में, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो आपको जो टेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, ज़्यादा टफ इंग्लिश के क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, बट फिर भी पढ़ना ज़रूरी है। ओके, क्योंकि मार्क्स हमें अगर बेटर चाहिए तो हमें पढ़ना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, प्रोनाउन से क्वेश्चन लिया गया है। whoever इज़ अ प्रोनाउन ऑफ फॉलोइंग काइंड। प्रोनाउन के काइंड्स जो होते हैं उन काइंड्स में से whoever किसका एग्जाम्पल है, whoever किसका एग्जाम्पल है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। क्या वो न्यूमेरिकल प्रोनाउन का एग्जाम्पल है, या फिर रिलेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है, या फिर इंडेफिनिटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है, या फिर पर्सनल प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। तो जल्दी से जिसको पता है वो कमेंट में आंसर कर दो कि whoever किस प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। ओके, प्रोनाउन के किस काइंड का एग्जाम्पल है। तो वेरी गुड, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, यानी रिलेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। whoever किसका है, रिलेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। और भी होता है, चलो जान लो क्या होता है, विच एवर, ओके, whom एवर, ओके, whom, who, ये सब क्या होता है, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स होते हैं। इतना मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि ये अभी यहाँ पे whoever पूछा गया था 2021 में, हो सकता है नेक्स्ट बार विच एवर पूछ दिया जाए इस बार। ओके, तो मैंने इसीलिए इतने एग्जाम्पल्स को बता दिए, इसे भी आप लोग माइंड में रखना। ओके, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, विच वन इज़ अ कॉमन जेंडर नाउन। आपसे क्या पूछ रहा है कि 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से आपसे पूछ रहा है कि कौन है जो कि कॉमन जेंडर नाउन है। सबसे पहले कॉमन जेंडर नाउन होता है क्या है, जो कि दोनों, एक वर्ड से दोनों का बोध हो जाए, यानी मेल का भी और फीमेल का भी, ठीक है ना। तो टेबल क्या है, पहले ये बता दो। टेबल नॉन लिविंग थिंग है, तो ये क्या है, न्यूटर जेंडर हो गया। क्या हो गया, न्यूटर जेंडर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, किसका एग्जाम्पल हो गया, ये न्यूटर जेंडर का। मास्टर भी कॉमन जेंडर नाउन नहीं है। ओके, डॉक्टर, तो डॉक्टर बिल्कुल कॉमन जेंडर नाउन है। डॉक्टर क्या है, कॉमन जेंडर नाउन है, बिकॉज इसमें मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों जेंडर का क्या हो जा रहा है, बोध हो जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, कॉमन जेंडर नाउन है। ओके, और बात करते हैं डी की, बुक, यानी बुक क्या है, नॉन लिविंग है, तो ये भी क्या है, न्यूटर जेंडर है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इतने तो आप लोग समझदार हो ही कि इतना इजी क्वेश्चन तो कर ही सकते हो। तो वेरी गुड, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ओके, जिन बच्चों ने सी लिखा है उनका 100% करेक्ट है। तो चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज़ नोन एज। इंसेक्ट्स के स्टडी को क्या बोलते हैं। अगर वन वर्ड, ये क्या किससे लिया गया है, वन वर्ड से क्वेश्चंस को लिया गया है। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं, इन वन वर्ड, ठीक है। क्या बायोलॉजी बोलते हैं, वायरस बोलते हैं, पोमोलॉजी बोलते हैं, या फिर एंटोमोलॉजी बोलते हैं। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में एंटोमोलॉजी का जिक्र किया था। ओके, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलेंगे हम, एंटेमोलॉजी। क्या बोलेंगे, एंटेमोलॉजी। ओके, चलो एक नया टर्म है पोमोलॉजी। क्या है, नया टर्म है पोमोलॉजी। इसके बारे में जानो। फ्रूट्स के स्टडी को क्या बोलते हैं हम, पोमोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, फ्रूट्स के स्टडी को पोमोलॉजी बोलते हैं। ये शायद आप लोगों ने पहली बार नाम सुना होगा, बट स्टडी ऑफ अगर फ्रूट्स बोला जाए तो हम क्या बोलेंगे, उसे हम पोमोलॉजी बोलेंगे। तो गाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर किए हैं, ठीक है। ये 12 नंबर क्वेश्चन है जो कि 2021 में पूछा जा चुका है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ो और कमेंट में इसका आंसर करो। टू बी टेकन अबैक मीन्स,
मतलब टू बी टेकन एबैक, एक सेंटेंस दिया है छोटा सा, ठीक है ना, उसे क्या पूछ रहा है कि उसका मतलब क्या होगा इन वन वर्ड। फिर से वन वर्ड के क्वेश्चंस आ गए, या फिर इसे वन वर्ड बोल दो या फिर इसे साइनोनिम बोल दो, ठीक है। मतलब इसकी जगह पे एक वर्ड में चाहे तो हम कौन सा वर्ड डाल सकते हैं। तो सबसे पहले टू बी टेकन एबैक का मतलब क्या होता है इन हिंदी मीनिंग। तो गाइस टू बी टेकन अबैक का हिंदी मीनिंग होता है अचंभित हो जाना। क्या होता है? अचंभित हो जाना। अचंभित किस कंडीशन में होता है? जब आपको कोई काम पता ना हो और अचानक से क्या हो वो काम हो जाए, तो आप सरप्राइज हो जाते हो, यानी अचंभित हो जाते हो या आश्चर्यचकित हो जाते हो। ओके, तो यही आपसे पूछ रहा है कि इन 4 वर्ड दिया गया है, इनमें से कौन एक वर्ड है जो कि टू बी टेकन अबैक की जगह अप्रोप्रिएट बैठ सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला? टू गो बैक, बिल्कुल नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है ना। बिकेम वॉचफुल, ये भी नहीं होगा। सरप्राइज्ड, सरप्राइज मतलब भी क्या होता है? अचंभित हो जाना या फिर आश्चर्यचकित हो जाना। सरप्राइज मतलब क्या होता है? कोई आपको काम पता नहीं और वो अचानक से हो जाए, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सरप्राइज्ड। और टू बी टेकन अबैक का मतलब भी वही है, अचंभित हो जाना। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। टू बी टेकन अबैक का मीन्स क्या होगा? सरप्राइज्ड होगा। क्या होगा? सरप्राइज्ड होगा। ओके, पजल्ड भी नहीं होगा। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फिर से स्पेलिंग से क्वेश्चन है, तो देखते हैं कितने बच्चों का ये क्वेश्चन सही होता है। ओके, विच इज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और उनसे बोल रहा है कि कौन ऐसा है जो कि करेक्ट लिखा गया है, कौन सा वर्ड। तो फर्स्ट क्या बोल रहा है? पीजेंट, पीजेंट। थर्ड क्या है? पीसेंट एंड पीजेंट। तो प्रोनाउंसिएशन तो लगभग सबका सेम ही है, बट स्पेलिंग हमें चेक करना है ना। तो पीजेंट का करेक्ट स्पेलिंग होता क्या है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर करो, मैं टाइम दे रही हूँ, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिखो। और एक और चीज़ लिखना है कि पीजेंट का मतलब क्या होता है, हिंदी मीनिंग क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ये भी जानना आपको ज़रूरी है। तो वेरी गुड, जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन ए डाला है उनका 100% करेक्ट है। पीजेंट का स्पेलिंग क्या होता है? PEASANT। ओके, और जिन जिन बच्चों ने पीजेंट का हिंदी मीनिंग क्या लिखा है? किसान लिखा है, उनका भी 100% करेक्ट है। ओके, क्या होता है पीजेंट का हिंदी मीनिंग? किसान। ओके, और स्पेलिंग भी आपको पता चल गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी स्पेलिंग से ही है, ठीक है, कभी करेक्ट पूछ रहा है तो कभी इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो मैंने जैसे कि बोला था ना कि स्पेलिंग से अगर आप लोग का स्पेलिंग स्ट्रांग होगा तो 3-4 नंबर तो आपके कंफर्म है, ठीक है। तो सिलेक्शन के लिए ना 3-4 नंबर ही मायने रखते हैं। 3-4 क्या यार, 1 नंबर मायने रखते हैं। अगर सेलेक्ट होना है तो आपको 1 नंबर भी मायने रखता है, ठीक है। तो चलो बात करते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ट्रेजेडी, क्या ट्रेजेडी का स्पेलिंग सही है? जल्दी से आप लोग लिखो, अगर नहीं सही है तो इसको सही करके लिखो। तो वेरी गुड, TRAGEDY। क्या होता है ट्रेजेडी का स्पेलिंग? क्या होता है? TRAGEDY। ओके, मतलब ये गलत है। आपसे यहाँ क्या पूछ रहा था? इनकरेक्टली ही पूछ रहा था, मतलब ऑप्शन ए तो चलो ये तो इस क्वेश्चन का आंसर हो ही गया, ठीक है। बट बाकी भी हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि होता है कि किसी क्वेश्चन के 2 आंसर्स हो जाते हैं। ओके, एक्सेप्ट बिल्कुल सही है, एक्सेप्ट का स्पेलिंग बिल्कुल सही है। हेरिडिटी बिल्कुल सही है, और कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल सही है। तो क्या ऑप्शन ए इज़ करेक्ट? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ओके, और सही स्पेलिंग भी देख लो, इसे भी माइंड में रख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं इसी के साथ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? दिस इज़ नॉट अ साइनोनिम ऑफ पॉइज। अभी तक तो हमसे साइनोनिम पूछता है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 4 में से बता दो कि कौन साइनोनिम पॉइज का नहीं है। तो सबसे पहले हमें साइनोनिम ढूंढने के लिए पॉइज का मीनिंग आना चाहिए। तो पॉइज का मीनिंग क्या होता है? एनीवन, अगर किसी को आता है तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दो। तो गाइस पॉइज का हिंदी मीनिंग जो होता है वो क्या होता है? संतुलन। क्या होता है? संतुलन। अब तो आसानी हो गया ना कि आप साइनोनिम ढूंढ लोगे कि कौन सा पर्यायवाची नहीं है पॉइज का। तो बैलेंस, बैलेंस मतलब क्या जानते हो? बैलेंस मतलब बैलेंस बना कर रखो, यानी संतुलन बना कर रखो, ठीक है ना। फ्लोरिड, फ्लोरिड, फ्लोरिड मतलब क्या होता है? ये एक आपके लिए नया वर्ड है। अगर आप कुछ बच्चे होंगे जिनको इसका मीनिंग पता होगा तब तो कोई बात नहीं है, तो वो इस क्वेश्चन को ईजिली वे में सॉल्व कर लेंगे। ओके, बट कुछ बच्चे को नहीं पता होगा। तो फ्लोरिड का जो मतलब होता है हिंदी, वो क्या होता है? चमकदार होता है। क्या होता है? चमकदार, या फिर गहरे रंग का, ठीक है। तो संतुलन का चमकदार साइनोनिम पर्यायवाची नहीं है,
ठीक है, तो आपको पता चल ही गया कि यही होगा, लेकिन आगे भी देख लेते हैं। सी क्या बोल रहा है, काम, शांत या फिर संतुलन बनाए। कोई शांत रहेगा तभी तो संतुलन बना रहेगा ना। अब हल्ला मचाओगे क्लास में तो कहाँ क्लास की शांति तो अशांति में परिवर्तन होगी ना, तो क्लास आपका क्या हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। ठीक है, कम श्योर मतलब भी क्या होता है, संतुलन बनाए रखना। ओके, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है ना। फ्लोरिड मतलब फ्लोरिड वॉइस का साइनोनिम नहीं है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस को कर लेते हैं, उसके बाद हमारा ये पेपर फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ था? 2013 में, 1950 में, 2020 में या 1961 में? जल्दी से बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो बच्चों वैसे तो ये हुई थी 1960 में, लेकिन ऑप्शन जो है यहाँ पे 1960 ईस्वी नहीं दिया हुआ है। 1960 में हुआ था, लेकिन ऑप्शन में 1960 नहीं दिया हुआ है, इसके करीबी का ऑप्शन दिया हुआ है 1961। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो याद रखना है, हरित क्रांति जो है 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको बता दें, हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है बच्चों, हाँ जी, एम.एस. स्वामीनाथन को, एम.एस. स्वामीनाथन को। यानी भारत में हरित क्रांति शुरू करने का जो श्रेय दिया गया है वो किसको दिया गया है? एम.एस. स्वामीनाथन जी को। याद रखना है, एम.एस. स्वामीनाथन जी को। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में इनको जानते हैं, एम.एस. स्वामीनाथन जी को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पूछा गया है कौन सा एक मिलेट नहीं है? बताइए, ऑप्शन क्या होगा? ज्वार होगा, गेहूं होगा, रागी होगा या बाजरा होगा? तो बच्चों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी गेहूं जो है ये मिलेट नहीं है ना बच्चों। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, श्वेत हाथियों का क्षेत्र किसको कहते हैं? यानी सफ़ेद हाथियों वाला देश जो है कौन सा है? थाईलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, भूटान है या भारत है? तो जी हाँ बच्चों, सभी का सही जवाब होना चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। श्वेत हाथी यानी सफ़ेद हाथियों का जो क्षेत्र है वो कौन सा है? वो थाईलैंड है। यानी थाईलैंड में सफ़ेद हाथी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है ना बच्चों, अपने भारत में तो करियर हाथी मिलेगा आपको, लेकिन एक देश ऐसा है थाईलैंड जहाँ श्वेत हाथी बहुत ही पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला प्रश्न है आपका, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? बच्चों जालियांवाला बाग हत्याकांड आप सभी इस क्वेश्चन से परिचित हैं, और ये कब हुआ था बच्चों? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था यह हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ हुआ था यही पूछा है, किस शहर में हुआ था? अमृतसर में हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था, लुधियाना में हुआ था या पटना में हुआ था? तो बच्चों आपको याद रखना है, ये हुआ था अमृतसर में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब हो जाएगा। यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर शहर में स्वर्ण मंदिर के निकट हुआ था। कब हुआ था? तो ये भी याद रखना है, 13 अप्रैल। लिख लीजिए 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखना है। ओके, चलिए इसके बाद आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला प्रश्न है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच पहली बार कब खेला गया था? बताना है, 2000 ईस्वी, 2019 या 2005 या 1990? जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। हाँ जी, पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला गया था? तो बच्चों ये खेला गया था, आपको बता दें। हाँ जी, सभी का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब हो जाएगा 2005 को। लेकिन यदि क्वेश्चन ये पूछे कि पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड कप कब खेला गया? पहला T20 वर्ल्ड कप कब खेला गया था? तो बच्चों ये कब खेला गया था बताइए बिल्कुल फास्ट। पहला T20 वर्ल्ड कप कब खेला गया था? तो ये 2007 को खेला गया था, ये भी याद रखना है। T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच पूछ लिया ना, 2005 को खेला गया था, और T20 वर्ल्ड कप के बारे में पूछे तो ये 2007 को खेला गया था। चलिए इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर का आविष्कारक किसने किया? बैरोमीटर का आविष्कारक कौन किया था बताइए? हाँ, वायुदापी मापते हैं इसको, इससे जो है ना, बैरोमीटर जो है क्या है? बैरोमीटर क्या एक डिवाइस है, इससे जो है हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करते हैं, वायु दाब मापी, है ना।
तो इस बैरोमीटर यंत्र का खोज किसने किया था? तो इटली के वैज्ञानिक स्वान जैलिस्टा टॉरिसेली, इनका पूरा नाम था, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब हो जाएगा। और इनका पूरा नाम क्या था आपको बता दें, इनका पूरा नाम क्या था बच्चों? तो ये भी आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, स्वान जैलिस्टा टॉरिसेली, ठीक है। इन्होंने ही जो है बच्चों 1643 ईस्वी में जो है बैरोमीटर यंत्र का आविष्कार किया था। चलिए इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पहिए का आविष्कार कब हुआ था? पहिए 5000 BC या 500 BC या 3000 BC या 1000 BC? जल्दी से बताएंगे पहिए का आविष्कार। हाँ जी, क्या बात है। सही जवाब है 3500 ईस्वी पूर्व। यदि आप लोग का जवाब आ रहा है देन आपका आंसर सही है। लेकिन बात यह है कि सर 3500 तो दिया हुआ नहीं है। वैसे तो 3500 ईस्वी पूर्व पहिए का आविष्कार किया गया था, लेकिन 3500 के जो करीबी में है, थोड़ा सा भी करीबी में है, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, साल्क का टीका इसके लिए है। साल्क का टीका किसके लिए है? कोविड-19, पोलियो, टिटनेस या टाइफाइड? जल्दी से बताएंगे। हाँ जी, साल्क का टीका जो है किसके लिए है? तो ये है बच्चों पोलियो। ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन बी यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं देन आपका आंसर सही है, क्योंकि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जॉन साल्क ने की थी। ठीक है, जॉन साल्क। पोलियो के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? जॉन साल्क। चलिए इसके बाद जो है अगला प्रश्न है, प्रकाश पादुकोण किस खेल के खिलाड़ी हैं? यानी प्रकाश पादुकोण जो है खिलाड़ी हैं बच्चों, ये किस खेल से संबंधित है? आपको यही बताना है। हॉकी से, फुटबॉल से, क्रिकेट से या बैडमिंटन से? जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे बताएंगे प्रकाश पादुकोण जो है ये किस खेल के खिलाड़ी रहे हैं? तो जी हाँ बच्चों, इनका जो संबंध रहा है वो बैडमिंटन से रहा है। ठीक है, बैडमिंटन। ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब हो जाएगा। यानी कर्नाटक के रहने वाले प्रकाश पादुकोण भारत के सुप्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है बच्चों, एक विद्रोह हुआ था, इंडिको विद्रोह, कहाँ पर हुआ था यही बताना है। बंगाल में हुआ था, बिहार में, महाराष्ट्र में या उत्तर प्रदेश में? बताना है इंडिको विद्रोह। जी हाँ, इंडिको विद्रोह ये कहाँ पे हुआ था? तो जी हाँ बच्चों, ये कहाँ हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए, यानी ये बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। ठीक है, और इसको नील विद्रोह भी कहते हैं, और ये बंगाल के किसानों द्वारा 1859 ईस्वी में हुआ था ये। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, होम रूल लीग की स्थापना किसने की? गांधी ने, नेहरू जी ने, तिलक ने या टैगोर ने? जल्दी से बताएंगे होम रूल लीग की स्थापना। जी हाँ, होम रूल लीग की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? तो वेरी गुड बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी तिलक, देन आपका आंसर सही है ना। तो याद रखना है, होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और होम रूल लीग जो है एक राजनीतिक संगठन था, है ना, जिसे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा चलाया गया था। और इसकी स्थापना कब हुई ये भी जान लीजिए। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बच्चों, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1916 ईस्वी में। ठीक है, हाँ जी। और इस होम रूल लीग को किसके द्वारा चलाया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। ठीक है, तो दो लोग थे, है ना, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। लेकिन स्थापना एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट, लेकिन स्थापना का श्रेय जो है केवल बाल गंगाधर तिलक को जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न है, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम देश कौन सा था? फ्रांस, स्वीडन, आयरलैंड या ब्राज़ील? यानी धूम्रपान यानी स्मोकिंग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध यानी रेस्ट्रिक्शन किस देश के द्वारा लगाया जा चुका है? तो बच्चों ये देश है आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड। तो याद रखना है, आपको याद रखना है, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश आयरलैंड है। यहाँ पूरी तरीके से जो है स्मोकिंग पर 2004 में ही जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था, है ना। 2004 में ही जो है यहाँ पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, कहाँ से प्रताप भानु मेहता ने प्रोफेसर पद से इस्तीफा दे दिया? IIT दिल्ली, अशोका विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय या विश्व भारती? तो जी हाँ बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोका विश्वविद्यालय। ठीक है, ये करंट अफेयर से था क्वेश्चन, तो अशोका विश्वविद्यालय। ठीक है,
चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है नॉट्रे डैम। नॉट्रे डैम गिरजाघर कहाँ है, बताना है जल्दी से। नॉट्रे डैम गिरजाघर ये कहाँ है, फ्रांस में है, अमेरिका में है, इंग्लैंड में है या भारत में है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन नंबर ए यानी फ्रांस। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में सीन नदी के तट पर जो है ये स्थित है। क्या है ये, एक चर्च है ना। फ्रांस की राजधानी पेरिस में सीन नदी के तट पर ये बहुत ही पुराना एक चर्च है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है नंदीग्राम। नंदीग्राम कहाँ पर है, बिहार में है, केरल में है, पश्चिम बंगाल में है या तमिलनाडु में है। हाँ जी बताना है सभी को। नंदीग्राम जो है ये पश्चिम बंगाल में मेदिनीपुर ज़िले में स्थित है ना। और ये ममता बनर्जी के चुनाव हारने के कारण जो है चर्चा में रहा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, उस समय का क्वेश्चन है। चलिए बच्चों इसके बाद आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है जैक रयान नाम के काल्पनिक चरित्र के रचयिता का नाम क्या है, चेतन भगत, डैटन या टॉम क्लैंसी या डैनियल सिल्वा। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। तो जी हाँ बच्चों आपको डायरेक्ट याद रख लेना है, जैक रयान नाम का जो काल्पनिक चरित्र के रचयिता का जो नाम था वो क्या था, टॉम क्लैंसी, ठीक है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है निकारागुआ की राजधानी है। निकारागुआ क्या एक देश है और इस देश की राजधानी क्या है, मनागुआ, अबुजा, नियामे, मराडी। बताएंगे सभी बच्चे बताएंगे। तो जी हाँ बच्चों यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी मनागुआ, देन आपका आंसर सही है। तो निकारागुआ की राजधानी क्या थी, मनागुआ, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा शहर न्यूजीलैंड में नहीं है, न्यूजीलैंड में नहीं है, ऑकलैंड या क्राइस्ट चर्च या हैमिल्टन या विलेमस्टड। जल्दी से बताएंगे। तो जी हाँ बच्चों ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी विलेमस्टड ये जो है न्यूजीलैंड में नहीं है, ये न्यूजीलैंड के अंतर्गत शहर नहीं आता, ठीक है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न है बर्मा का वर्तमान नाम। वर्मा जो कि एक पुराना नाम था देश का, इसका वर्तमान नाम क्या है, नारू है, म्यांमार है या थाईलैंड है या नामीबिया है। तो जी हाँ बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, म्यांमार। तो वर्मा का जो वर्तमान में नया नाम है वो क्या है, म्यांमार है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और आज की इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, है ना बच्चों। तो क्वेश्चन है अयोध्या किस नदी के तट पर है, अयोध्या मंदिर ये किस नदी के तट पर बसा है, झेलम, यमुना, सरयू या कृष्णा। जल्दी से बता दीजिए। तो जी हाँ राम की जन्मभूमि अयोध्या उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज की इस क्लास में इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो बच्चों, अगर सच में अच्छी लगी हो तो दिल से एक लाइक दे दीजिएगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि इसी तरह मैं 90 क्वेश्चनों का सीरीज लेकर आता रहूं, यानी आज की इस क्लास में मैंने 2021 का पेपर करवाया, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं 2020 का भी करवाऊं, 2019 का भी करवाऊं, 18 का भी करवाऊं, 17 का भी करवाऊँ, 16 का भी करवाऊँ, अभी तो काफ़ी समय है। तो अगर आप लोग चाहते हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा, ठीक है बच्चों। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं फिर से आप लोगों के समक्ष ये सीरीज लेकर आऊँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई उम्मीद नई जोश के साथ। बाय बाय सभी को, गुड नाइट, टेक केयर।